नमस्कार। स्वागत है आप सब लोगों का मेरे चैनल स्टार्टिंग फ्रॉम स्क्रैच पे। आशा करता हूँ आप सब लोग बहुत ही अच्छे होंगे। तो आज इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं अक्टूबर मंथ के अब तक के जो सारे इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स हैं वो सारे के सारे मैं इस वीडियो में कवर करने वाला हूँ। तो आइए सीधे चलते हैं अपने पहले प्रश्न के ऊपर। रिसेंटली इंडियन एयरफोर्स डे हैज़ बीन सेलिब्रेटेड ऑन विच डेट? अभी हाल ही में किस दिन भारतीय वायुसेना दिवस मनाया गया है? तो आपके ऑप्शंस जो हैं 8 अक्टूबर, 9 अक्टूबर, 10 अक्टूबर या 11 अक्टूबर। तो जो इसका करेक्ट ऑप्शन है वो है 8 अक्टूबर। 8 अक्टूबर को मनाया जाता है इंडियन एयर फोर्स डे। इसी दिन मनाया जाता है इसलिए क्योंकि 8 अक्टूबर 1932 को ही इंडियन एयर फोर्स का गठन हुआ था। और जब इसका गठन हुआ था तो उस समय हमारे भारत पे ब्रिटिश लोगों का शासन चल रहा था, तो इसीलिए इसका जो नाम पड़ा था वो था रॉयल इंडियन एयर फोर्स। रॉयल इंडियन एयर फोर्स। लेकिन जब हमारा देश आज़ाद हो गया और 1950 में जब संविधान लागू हो गया, हम लोग एक रिपब्लिक बन गए, गणराज्य बन गए, तो फिर इससे रॉयल हटा दिया गया और अभी जो है वो है इंडियन एयर फोर्स। तो आइए इसके कुछ और डिटेल में हम लोग जाते हैं। 8 अक्टूबर 1932 को जैसे कि मैंने कहा इसका गठन हुआ था, तो इस हिसाब से ये 19th रेजिंग डे है। 90 साल हो गए हैं इंडियन एयरफोर्स को गठन हुए। अभी के जो चीफ ऑफ एयर स्टाफ है, मतलब वायुसेना जो प्रमुख हैं, वो हैं एयर चीफ मार्शल विवेक राम चौधरी जी। ये हैं अभी के चीफ ऑफ एयर स्टाफ, मतलब वायुसेना के प्रमुख। ये बने थे 30 सितंबर 2021 को, क्योंकि उस टाइम इनके पहले जो थे राकेश कुमार सिंह भदौरिया जी, इनका कार्यकाल खत्म हो गया था, तो इसीलिए विवेक राम चौधरी जी बन गए थे नए वायुसेना प्रमुख। तो ये हो गए वायुसेना प्रमुख। अगर आपसे पूछा जाए चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ कौन है, थल सेना प्रमुख, तो वो हैं MM नरावणे जी। MM नरावणे जी। अगर आपसे पूछा जाए चीफ ऑफ द नेवल स्टाफ कौन है, मतलब जल सेना प्रमुख, तो वो हैं एडमिरल आर हरि कुमार। ये हैं चीफ ऑफ द नेवल स्टाफ। अगर आपसे पूछा जाए चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ कौन है, तो ये हैं अभी नए ये भी बने हैं लेफ्टिनेंट जनरल अनिल चौहान जी। ये भी नए ही बने हैं क्योंकि जो हमारे पहले CDS थे बिपिन रावत जी, उनका पिछले साल एक प्लेन दुर्घटना में उनकी मौत हो गई, तो इसीलिए अब ये नए CDS बने हैं लेफ्टिनेंट जनरल अनिल चौहान जी। तो इस तरीके से सभी चीज़ आप याद रखिएगा, कहीं से भी कोई भी प्रश्न एग्ज़ाम में आ सकते हैं। अब ये मनाया इसलिए जाता है, ये जो वायुसेना जो डे हम लोग मनाए हैं एयरफोर्स डे, इसलिए मनाया है क्योंकि इंस्पायर अ पेट्रियोटिक जील, मतलब कि एक देशभक्ति भावना जगाने के लिए लोगों के मन में इंडियन एयर आर्म के प्रति, मतलब वायु सेना के प्रति। और जो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया हमारे होते हैं, राष्ट्रपति होते हैं, वो कमांडर इन चीफ होते हैं IAF के। सिर्फ IAF के ही नहीं होते हैं, बाकी के भी जो दो और सेनाएँ हैं, जल सेना और थल सेना, उसके भी चीफ होते हैं। कमांडर इन चीफ जो होते हैं वो राष्ट्रपति ही होते हैं। अब IAF का हेडक्वार्टर कहाँ है, तो ये है न्यू दिल्ली में। अब कुछ और इम्पोर्टेंट डेज़ के बारे में हम लोग देख लेते हैं, क्योंकि इस महीने कई इम्पोर्टेंट डेज़ आए हैं। जैसे 1 अक्टूबर को इंटरनेशनल डे ऑफ ओल्डर पर्सन्स, मतलब अंतर्राष्ट्रीय दिवस होता है वृद्ध जनों के लिए। वेजिटेरियन डे भी इसी दिन होता है। इंटरनेशनल कॉफ़ी डे भी इसी दिन होता है। फिर 2 अक्टूबर को आया इंटरनेशनल डे ऑफ नॉन वायलेंस, मतलब अहिंसा दिवस होता है, और इसी दिन गांधी जी का जन्मदिन होता है, इसीलिए उन्हीं के जन्म दिवस के उपलक्ष्य पे ही ये दिन मनाया जाता है। स्वच्छ भारत दिवस, इसी दिन स्वच्छ भारत कैंपेन लॉन्च हुआ था, इसीलिए 3 अक्टूबर को मनाया जाता है वर्ल्ड हैबिटेट डे। और ये 3 अक्टूबर इसलिए, ये एक फिक्स डेट नहीं होता है, अक्टूबर में पहला मंडे जिस दिन भी आएगा उसी दिन मनाया जाता है वर्ल्ड हैबिटेट डे। 4 अक्टूबर को मनाया जाता है वर्ल्ड एनिमल डे। 5 को वर्ल्ड टीचर्स डे। हालांकि हम लोग इंडिया में मनाते हैं 5 सितंबर को, जिस दिन सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी का डेट ऑफ बर्थ होता है, जो कि हमारे दूसरे राष्ट्रपति थे, तो उन्हीं के जन्म दिवस के उपलक्ष्य में मनाया जाता है इंडिया में टीचर्स डे। लेकिन वर्ल्ड टीचर्स डे मनाया जाता है 5 अक्टूबर को। 6 अक्टूबर को मनाते हैं वर्ल्ड सेरेब्रल पाल्सी डे। 7 अक्टूबर को वर्ल्ड कॉटन डे, कपास दिवस। 8 अक्टूबर को इंडियन एयरफोर्स डे, जिसके बारे में हम लोग पहला क्वेश्चन देखे थे। फिर वर्ल्ड माइग्रेटरी बर्ड डे, ये भी मनाया जाता है 8 को ही। 9 अक्टूबर को मनाया जाता है वर्ल्ड पोस्ट डे। 10 को वर्ल्ड मेंटल हेल्थ डे। 11 को इंटरनेशनल डे ऑफ द गर्ल चाइल्ड। 12 को वर्ल्ड आर्थराइटिस डे। 13 को इंटरनेशनल डे फॉर डिजास्टर रिस्क रिडक्शन, ये मनाया जाता है 13 अक्टूबर को।
14 को देखें तो इंटरनेशनल ई वेस्ट डे, 15 को वर्ल्ड स्टूडेंट डे और इंटरनेशनल डे फॉर रूरल वीमेन, जो गांव की महिलाएं होती हैं उनके लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस होता है। वर्ल्ड फूड डे होता है 16 को। 17 को होता है इंटरनेशनल डे फॉर इरेडिकेशन ऑफ पॉवर्टी, गरीबी उन्मूलन दिवस, अंतर्राष्ट्रीय रूप से ये 17 अक्टूबर को मनाया जाता है। अब आइए बात करते हैं अपने दूसरे प्रश्न के ऊपर, हु हैज़ बिन इलेक्टेड एज द न्यू कांग्रेस प्रेसिडेंट। अभी हाल ही में कांग्रेस पार्टी के नए अध्यक्ष कौन चुने गए हैं? दिग्विजय सिंह जी, सोनिया गांधी जी, शशि थरूर जी या मल्लिकार्जुन खड़गे जी। तो जो इसका करेक्ट ऑप्शन है वो है ऑप्शन डी, ये है मल्लिकार्जुन खड़गे जी। यही अभी चुने गए हैं कांग्रेस पार्टी के नए अध्यक्ष और ये हराए हैं शशि थरूर जी को। तो इसके बारे में अगर और जानना है तो क्या है कि पिछले 2 दशक में ऐसा पहली बार हुआ है जब कांग्रेस पार्टी ने अपने किसी एक ऐसे मतलब लीडर को अपने प्रेसिडेंट के रूप में चुना है जो कि नेहरू और गांधी फैमिली के बाहर के हैं, क्योंकि बहुत ही बड़ा इन पे एक आरोप लगता था कि ये मतलब एक परिवारवादी पार्टी है। तो पिछले 2 दशक में ऐसा नहीं हुआ था, 2 दशक के बाद ऐसा पहली बार हुआ है जब नेहरू गांधी के फैमिली के बाहर के कोई प्रेसिडेंट चुने गए हों। टोटल 9500 लोगों ने वोट किया था जो पार्टी के इंटरनल मेंबर्स हैं, और एक सीनियर लीडर मल्लिकार्जुन खड़गे जी को जो कि 80 साल के हैं, इनको चुना गया है कांग्रेस पार्टी का नया प्रेसिडेंट। खड़गे जी को टोटल वोट मिला है 7897 वोट, और शशि थरूर जो कि हार गए उनको मिला 1072 वोट। तो ऑलमोस्ट आप कह सकते हैं कि वन साइडेड इलेक्शन हो गया था। आइए तीसरे प्रश्न के बारे में बात करते हैं। रिसेंटली कैप्टन इब्राहिम त्रोरे हैज़ बिकम द प्रेसिडेंट ऑफ विच कंट्री। तो इब्राहिम त्रोरे कैप्टन जो है वो किस देश के नए राष्ट्रपति बने हैं? तो ये है इब्राहिम त्रोरे, आप देख सकते हैं फोटो में, और इस इमेज को देख के आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कोई डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड मतलब लोकतांत्रिक रूप से चुने गए नेता नहीं है, सत्ता को हथियाए हैं मतलब बंदूक के दम पे। तो ये कहाँ के बने हैं राष्ट्रपति? नाइजीरिया, नाइजर, घाना या बर्किना फासो। तो जो करेक्ट ऑप्शन है वो ऑप्शन डी, ये बने हैं बर्किना फासो के नए प्रेसिडेंट। और यहाँ पे आप देखिए बर्किना फासो, ये जो है ये है बर्किना फासो। अगर आपको पूरा मैप देखना है तो पहले आप ये ग्लोब पे पूरा मैप देख लीजिए, और ये है अफ्रीका कॉन्टिनेंट, और उसमें ये जूम किया हुआ जो एरिया है वही ये एरिया है जूम किया हुआ, और यहाँ पे है ये बर्किना फासो। तो ये बेसिकली सहेल रीजन में आता है। सहेल एक रीजन है मतलब अफ्रीका में है, और ये साउथ ऑफ सहारा डिजर्ट जो है उसी के साउथ में है सहेल रीजन। उसमें ये सब देश आते हैं, मॉरिटेनिया, माली, बर्किना फासो, नाइजर, चैड, ये सब देश आते हैं सहेल रीजन में। उसी में है ये बर्किना फासो, ये देश है। अब ये क्या है, पिछले 9 महीने में ऐसा दूसरी बार हो गया जब बर्किना फासो में क्या हुआ है, कू हो गया। कू मतलब होता है तख्ता पलट, मतलब एक कोई ऑलरेडी बना हुआ है प्रेसिडेंट और आप उसको हटाकर बन गए हैं प्रेसिडेंट, मतलब ऑब्वियसली बलपूर्वक, चाहे आप बंदूक से या जैसे भी बलपूर्वक, लेकिन ज़बरदस्ती जो कहते हैं उसी को कहते हैं कू। तो पिछले 9 महीने में दूसरी बार हुआ है। तो अभी जो बने हैं कैप्टन इब्राहिम त्रोरे, वो हटाए हैं इनको, लेफ्टिनेंट कर्नल जो है पॉल हेनरी सांडागो डामीबा को हटाए हैं, और इसके पहले ये जो थे डामीबा वो किसी और को हटाकर बने थे। तो कैपिटल जो है बर्किना फासो का वो है आउगा डोगा। करेंसी जो है बर्किना फासो का वो है वेस्ट अफ्रीकन CFA फ्रैंक, क्योंकि यहाँ पे फ्रांसीसियों का कभी शासन हुआ करता था। आइए बात करते हैं चौथे प्रश्न के बारे में। हाल ही में अब्दुल लातिफ राशिद ये बने हैं किस देश के नए राष्ट्रपति? इराक, ईरान, कतर या यमन। तो ये जो आप शख्स देख रहे हैं इमेज में, यही बने हैं अभी यहाँ के नए राष्ट्रपति बने हैं। तो ये बने हैं इराक के नए राष्ट्रपति। तो इनको क्या है 160 वोट मिला, और जो इनके अपोजिशन में थे, जो अभी वहाँ के राष्ट्रपति थे इनकम्बेंट साले, इनको मिले हैं 99 वोट। तो ऑब्वियसली ये जीत गए 160 वोट पाकर अब्दुल लातिफ राशिद। और इनकी जो पार्टी का नाम है वो है पैट्रियोटिक यूनियन ऑफ कुर्दिस्तान। अब बात करते हैं अपने 5वें क्वेश्चन के ऊपर, जो कि मीडिया में अभी काफ़ी सुर्खियों में बना हुआ है। व्हाट इज़ इंडियाज़ रैंक इन रिसेंटली रिलीज्ड ग्लोबल हंगर इंडेक्स। अभी हाल ही में जो वैश्विक भूखमरी सूचकांक का जो रिपोर्ट जारी हुआ है उसमें भारत का रैंक कौन सा है? 101 है, 103 है, 105 है या 107 है? तो ये जो रिपोर्ट रिलीज़ हुआ है ग्लोबल हंगर इंडेक्स का, उसमें इंडिया का रैंक बहुत ही मतलब ख़राब है, और वो है 107। तो आप देख सकते हैं 107 रैंक है 121 देशों में। पिछले साल 101 था, लेकिन कंट्रीज़ भी आप देख सकते हैं 116 था। तो 5 यहाँ पे कंट्रीज़ बढ़ गया, तो इंडिया का रैंक यहाँ पे 6 बढ़ गया। तो बेसिकली बहुत ही ख़राब रैंक है इंडिया का। और अगर साउथ एशिया की बात करें,
साउथ एशिया की, दक्षिण एशिया की, तो उसमें इंडिया सिर्फ अफगानिस्तान से ही बेहतर कर पाया है। अब साउथ एशिया में कौन कौन से देश आ जाते हैं, जैसे कि पाकिस्तान, अफगानिस्तान, मालदीव्स, फिर इंडिया, है ना, इंडिया के बाद फिर आप और बात कर ले श्रीलंका, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश, ये सब देश है साउथ एशिया में। अब साउथ एशिया में क्या है, इंडिया सिर्फ अफगानिस्तान से ही अच्छा कर पाया इस रिपोर्ट के हिसाब से। अब ये क्या है, ग्लोबल हंगर इंडेक्स, ये एक टूल है, क्या मापने के लिए, हंगर को मापने के लिए, भूखमरी को मापने के लिए, ग्लोबली, रीजनली और नेशनल लेवल पे, तीनों ही लेवल पे ये मापा जाता है। अब ये कैसे मापा जाता है कि इंडिया का रैंक इतना बुरा है इसमें, तो ये बेसिकली इसमें 4 कंपोनेंट्स के ऊपर ये मापा जाता है। अंडर नरिशमेंट, चाइल्ड स्टंटिंग, चाइल्ड वेस्टिंग और चाइल्ड मोर्टेलिटी। अंडर नरिशमेंट ये होता है कि पोषक तत्व कितना मिल रहा है आपके बच्चों को, मतलब कि विटामिन्स, प्रोटीन्स कितना मिल रहा है पोषक तत्व, तो इनके हिसाब से इंडिया को बहुत कम मिल रहा है। अब अगर बात करें चाइल्ड स्टंटिंग की, तो इसमें चाइल्ड स्टंटिंग में क्या होता है कि आपका वेट बढ़ रहा है लेकिन हाइट नहीं बढ़ रहा है, मतलब किसी बच्चे का वेट तो बढ़ रहा है उम्र के हिसाब से लेकिन हाइट नहीं बढ़ रहा है, तो उसको कहते हैं चाइल्ड स्टंटिंग। अब चाइल्ड वेस्टिंग में क्या होता है, हाइट बढ़ रहा है लेकिन वेट नहीं बढ़ रहा है, तो ये हो जाता है चाइल्ड वेस्टिंग। अब है चाइल्ड मोर्टेलिटी का बात करें, तो इसमें क्या है कि बच्चे जब पैदा लेते हैं तो वो 1 साल की उम्र तक कितने बच्चे मर जाते हैं, वो ज़िंदगी में मतलब सर्वाइव नहीं कर पाते हैं, तो उनका चाइल्ड मोर्टेलिटी में गिनती आ जाता है। और अगर चाइल्ड मोर्टेलिटी मतलब ज़्यादा बच्चे मर जाते हैं, 1 साल की उम्र तक नहीं जा पाते हैं, तो फिर उससे भी रैंक ये ख़राब होता है। तो यही वो 4 पैरामीटर्स है, 4 कंपोनेंट्स है जिस पे ये रिपोर्ट तैयार की जाती है। अब GHI में क्या होता है, इसमें नंबर दिए जाते हैं, 1 से लेकर 100 तक आपको नंबर मिलता है ग्लोबल हंगर इंडेक्स में। अगर आपका 0 नंबर है तो वो बेस्ट है इसके हिसाब से, और अगर 100 है तो वो वर्स्ट है, मतलब सबसे खराब है। तो इंडिया का स्कोर हम लोग देखते हैं कि इंडिया का स्कोर है 29.1, और इंडिया का जो स्थिति है वो सीरियस कैटेगरी में है। ये लोग एक मतलब कैटेगरी बांट के रखते हैं, सीरियस, एक्स्ट्रा सीरियस, गुड, ये सब कैटेगरी है, तो इंडिया का जो कैटेगरी है वो सीरियस में है। अब कोई भी रिपोर्ट अगर आप देखते हैं तो उसमें ये ज़रूर देखना चाहिए कि वो जारी कौन करते हैं, ये एग्ज़ाम्स में अक्सर पूछे जाते हैं। तो ये जो रिपोर्ट है ग्लोबल हंगर इंडेक्स का, ये जारी करते हैं कंसर्न वर्ल्ड वाइड, जो कि एक NGO है, और एक और NGO वेल्थ हंगर हेल्प है। ये दोनों यूरोपियन NGOs हैं, तो यही दोनों मिलकर ये रिपोर्ट को जारी करते हैं। अब टॉप 5 कंट्रीज़ भी देख लेते हैं। इंडिया इतना बुरा है तो भाई टॉप 5 में कौन कौन है, तो वो है बेलारूस, बोस्निया एंड हर्जेगोविना, चिली, चाइना और क्रोएशिया, ये सब टॉप 5 कंट्रीज़ हैं। अब अगर देखें वर्स्ट 5 मतलब सबसे बुरा परफॉर्मर कौन है इसमें, भुखमरी की हालत कहाँ पे सबसे ज़्यादा बुरा है, तो वो चैड, यहाँ पे अफ्रीकन कंट्रीज़ आपको ज़्यादा मिलेगा क्योंकि वहाँ पे गरीबी बहुत ज़्यादा है। डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो, मेडागास्कर, सेंट्रल अफ्रीकन रिपब्लिक और यमन, ये 5 देश है जो वर्स्ट परफॉर्मर है। तो इंडिया का जो रैंक 107 है, तो अब पड़ोसियों का रैंक देख लेते हैं। श्रीलंका का रैंक है 64। ये इस रिपोर्ट की सबसे बुरी बात है कि श्रीलंका, जहाँ पे अभी मतलब इंडिया खुद ही एड वहाँ पे भेज रहा है, तरह तरह के सामान भेज रहा है, वो भी इंडिया से अच्छा रैंक लेकर आया है। पाकिस्तान, यहाँ पे इतना बुरा हालत है फिर भी वहाँ पे पाकिस्तान के अच्छे रैंक है। बांग्लादेश का 84 देख लीजिए, नेपाल का 81 देख लीजिए, तो ये कहीं ना कहीं इस रिपोर्ट का बहुत ही बड़ा क्रिटिसिज्म हो रहा है। तो आते हैं अब हम लोग अपने छठे प्रश्न के ऊपर। रिसेंटली विच कंट्री हैज़ वन द विमेन एशिया कप 2022? 2022 का जो महिला एशिया कप हुआ है वो किस देश ने जीता है? पाकिस्तान, श्रीलंका, इंडिया या अफगानिस्तान? तो 2022 का जो एशिया कप हुआ, महिला एशिया कप, उसमें हमारी इंडियन टीम विजेता रही। अब ये क्या है, ये जो एशिया कप हुआ, विमेन एशिया कप, वो 8वां एडिशन था 2022 वाला, और जो कि हुआ था बांग्लादेश में, और ये T20 फॉर्मेट के रूप में हुआ था। इंडिया लीड कर रही थी, इंडिया को लीड कर रहे थे हरमनप्रीत कौर, इंडिया की कैप्टन थी, और फाइनल में श्रीलंका को हरा दी इंडियन टीम ने, 8 विकेट से हरा दी श्रीलंका को फाइनल में। और ये ट्रॉफी इंडिया 7वीं बार जीती है, एशिया कप की ट्रॉफी 7वीं बार। इंडिया के अलावा सिर्फ बांग्लादेश ही एक ऐसा देश है जो कि एशिया कप को एक बार जीती थी, और वो जीती थी 2018 में। मतलब आप सोचिए, यहाँ पे आप देखिए कि 8वां एडिशन था ये, और 7 बार इंडिया ही जीती है, और एक बार सिर्फ बांग्लादेश जीती है एशिया कप को, विमेन एशिया कप को। और इस बार 7 टीमें पार्टिसिपेट करी थी, इंडिया, श्रीलंका, पाकिस्तान, मलेशिया, थाईलैंड, बांग्लादेश और UAE ने, ये 7 टीमें पार्टिसिपेट की थी। अब क्या है, विमेन ऑफ द मैच कौन थी फाइनल में, तो वो रेणुका सिंह थी,
विमेन ऑफ द मैच फाइनल में। अगर विमेन ऑफ द सीरीज़ की बात करें तो वो दीप्ति शर्मा थी। अब बात करते हैं अपने 7वें प्रश्न के बारे में। रिसेंटली द वर्ल्ड कॉटन डे वॉज सेलिब्रेटेड ऑन विच डेट? अभी हाल ही में विश्व कपास दिवस मनाया गया, तो वो कब मनाया गया? 7 अक्टूबर को, 8 अक्टूबर को, 9 अक्टूबर को या 10 अक्टूबर को? तो अभी हाल ही में जो कपास दिवस था वो मनाया गया था 7 अक्टूबर को। और कॉटन, जैसा कि हम लोग जानते हैं, एक मल्टीपर्पज़ प्लांट है। ये बहुत चीज़ों में इसका यूज़ किया जाता है, जैसे कि टेक्सटाइल इंडस्ट्री में, या तो आप बात करें मेडिकल सेक्टर में बहुत ही ज़्यादा यूज़ होता है, बुक बाइंडिंग में भी इसका यूज़ होता है, और भी कई सारे यूजेस हैं। तो इस साल जो 7 अक्टूबर को मनाया गया, तो उसका जो थीम था वो था वेविंग अ बेटर फ्यूचर फॉर कॉटन। तो थीम्स अक्सर एग्जाम्स में पूछे जाते हैं, तो ये आप ज़रूर ध्यान रखिएगा। जो पहला वर्ल्ड कॉटन डे था, मतलब विश्व कपास दिवस था, वो 7 अक्टूबर 2019 को मनाया गया था। और ये जो विश्व कपास दिवस मनाने की जो परंपरा आई, इसमें बेसिकली कॉटन 4 कंट्रीज़ जो हैं उनकी पहल से ये आई थी। और कॉटन 4 कंट्रीज़ कौन कौन सी हैं? तो ये हैं बेनिन, बर्किना फासो, चैड और माली। तो ये बेसिकली ये चारों यूनाइटेड नेशंस में पास करने की कोशिश कर रहे थे, क्योंकि यहाँ पे कॉटन का मतलब खेती बहुत ही ज़्यादा होता है इन चारों कंट्रीज़ में। तो इन्हीं लोगों की पहल से ये वर्ल्ड कॉटन डे 7 अक्टूबर को यूनाइटेड नेशंस के द्वारा घोषित किया गया, और हर साल ये मनाया जाता है। 8वां क्वेश्चन, रिसेंटली विच बैंक हैज़ लॉन्च्ड अ स्पेशल एफडी स्कीम कॉल्ड शगुन 501? तो अभी हाल ही में किस बैंक ने शगुन 501 के नाम से एक स्पेशल एफडी योजना लॉन्च किया? एफडी मतलब फिक्स डिपॉजिट। तो कौन से बैंक ने लॉन्च किया है शगुन 501 नाम से एक योजना, एफडी योजना? पंजाब नेशनल बैंक, देना बैंक, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया या यूनिटी स्मॉल फाइनेंस बैंक? तो यहाँ पे आप देख सकते हैं यूनिटी 501, तो ये लॉन्च किया गया है यूनिटी बैंक के द्वारा, या तो आप कह सकते हैं यूनिटी स्मॉल फाइनेंस बैंक के द्वारा। तो इसमें क्या है, बेसिकली एक अट्रैक्टिव इंटरेस्ट रेट ये लोग ऑफर कर रहे हैं, एक आकर्षक इंटरेस्ट रेट ऑफर कर रहे हैं, और ये खास करके दशहरा और दिवाली के शुभ अवसर पर ये लोग लॉन्च किए हैं। तो इसमें क्या है, जो रिटेल कस्टमर हैं उनको 7.90% मिलेगा इंटरेस्ट, अगर वो अपने पैसे को 501 दिनों के लिए फिक्स डिपॉजिट करवाते हैं। तो वहीं अगर सीनियर सिटीज़न करवाते हैं तो उनको थोड़ा और ज़्यादा मिलेगा, और वो है 8.40% मिलेगा सीनियर सिटीजन्स को। तो ये शगुन 501 जो है अभी भी वैलिड है, 31 अक्टूबर तक जो भी इसमें मतलब एफडी करवाएंगे उनके लिए ये वैलिड है शगुन 501 का ये जो ऑफ़र है। तो पहुंच जाइए अपना अपना ब्लैक मनी को लेकर। 9वां, रिसेंटली हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द न्यू MD एंड CEO ऑफ SBI जनरल इंश्योरेंस? SBI जनरल इंश्योरेंस के नए MD और CEO कौन बने हैं? दिनेश कुमार खारा, अतुल कुमार गोयल, किशोर कुमार पोलू दासू या इनमें से कोई नहीं? तो जो करेक्ट ऑप्शन है वो हो जाएगा ऑप्शन सी, किशोर कुमार पोलू दासू, जिनको आप देख रहे हैं यहाँ पे इमेज में, ये बन गए हैं SBI जनरल इंश्योरेंस के नए MD और CEO। तो इसके पहले क्या है, SBI जो कि अब ग्लोबली एक ग्लोबल रूप से ये बैंक है, तो SBI का जो सिंगापुर ऑपरेशंस था, वहाँ पे जो ऑपरेशन इनका चलता है उसमें ये डिप्टी मैनेजिंग डायरेक्टर थे, लेकिन अब बन गए हैं SBI जनरल इंश्योरेंस के ये MD और CEO। तो चेयरमैन SBI के अभी कौन है, तो वो है दिनेश कुमार खारा जी। और हेड क्वार्टर SBI का कहाँ है, तो ये है मुंबई महाराष्ट्र में। 10वें क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं। रिसेंटली विच स्टेट हैज़ प्रोमलगेटेड एन ऑर्डिनेंस टू प्रोहिबिट ऑनलाइन गैम्बलिंग एंड गेम्स? हाल ही में किस राज्य सरकार ने ऑनलाइन जुआ खेल पर प्रतिबंध लगाने हेतु एक अध्यादेश जारी किया है? तो अध्यादेश देखिए जारी करते हैं, अगर स्टेट लेवल पे हैं तो गवर्नर जारी करते हैं, अगर सेंट्रल लेवल पे हैं तो प्रेसिडेंट जारी करते हैं। तो इसमें होता क्या है कि अगर असेंबली सेशन में नहीं है, और अगर सेंट्रल लेवल पे बात करें तो अगर पार्लियामेंट सेशन में नहीं है, तो जो सरकार होती है वो रिकमेंड करती है प्रेसिडेंट को कि आप एक ऑर्डिनेंस जारी करें, क्योंकि अभी कैसे बिल पास करवाएं, क्योंकि असेंबली या पार्लियामेंट अभी सेशन में तो है नहीं, तो उस समय ये अध्यादेश जारी किया जाता है। तो अभी कौन से राज्य ने अध्यादेश जारी करवाया है ऑनलाइन जुआ या खेल को बैन करने के लिए? दिल्ली ने, महाराष्ट्र ने, कर्नाटका ने या तमिलनाडु ने? तो जो करेक्ट ऑप्शन है वो ऑप्शन डी, तमिलनाडु राज्य ने एक ऑर्डिनेंस जारी करवाया है। तो इसमें है क्या कि इसके रिगार्डिंग अभी बिल आ जाएगा जब असेंबली सेशन, जैसा कि मैंने आपसे कहा कि अभी सेशन में नहीं है, तो 17 अक्टूबर से जब ये सेशन में अब तो आ गया होगा, तो जब आएगा तो ये परमानेंट एक्ट इसे बना दिया जाएगा। तो इसमें क्या है कि एड्स जो चलते हैं उस पर कोई
क्लैरिटी सरकार ने नहीं दी है, सिर्फ खेल को बैन किया है। एड्स जो चलते हैं इसको प्रमोट करते हैं, जैसा कि आप अक्सर एड्स में सुनते होंगे, खेलो दिमाग से, अक्सर ऐड आता है जब आप मैच देखते होंगे, खेलो दिमाग से, बेसिकली वो टीम बनाने की बात करते हैं। या तो एक और ऐड जो फेमस है आप लोग सुने होंगे कि ये मैं कर लेता हूँ, आप ड्रीम 11 पे टीम बना लो, इस तरीके के एड्स आते रहते हैं। तो एड्स के बारे में सरकार ने कोई फैसला नहीं लिया है, सिर्फ गेम बंद करने के ऊपर फैसला लिया है। तो इसके लिए क्या की थी, तमिलनाडु गवर्नमेंट ने एक मतलब कमेटी बनाई थी, जस्टिस के चंद्रू जी उसको हेड कर रहे थे कमेटी को। तो वो जो पैनल था उसने सजेस्ट किया कि भाई ये जो ऑनलाइन गेम चलती है इस पर पूर्ण रूप से प्रतिबंध लगा देना चाहिए, और साथ ही साथ एडवर्टाइजमेंट जो चलती है उस पर भी बैन लगाना चाहिए, क्योंकि ये एडवर्टाइजमेंट कहीं ना कहीं इनकरेज करती है लोगों को ऐसे गेम्स खेलने के लिए। लेकिन फिर भी सरकार ने एडवर्टाइजमेंट के ऊपर कोई भी एक्शन नहीं लिया है इस ऑर्डिनेंस में। तो फिर इस पैनल के रिपोर्ट में और बताया गया कि 17 लोगों की जान गई है पिछले 3 सालों में ऑनलाइन गेम्स के कारण। तमिलनाडु के सीएम कौन है, तो ये हैं एम के स्टैलिन जी। तो ये डीएमके पार्टी को लीड करते हैं, डीएमके पार्टी के हेड हैं, इसका फुल फॉर्म है द्रविड़ मुनेत्र कड़गम। और तमिलनाडु के गवर्नर कौन है जिन्होंने ऑर्डिनेंस पास किया, वो है RN रवि जी। तो प्लीज़ चैनल को आप लोग सपोर्ट कीजिए, अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि कहीं ना कहीं ये हमारे लिए बहुत ही बड़ा मोटिवेशन का काम करती है। तो थैंक यू सो मच। आगे और बात करते हैं अब 11वें प्रश्न के बारे में। रिसेंटली हु हैज़ वन द 25th वर्ल्ड्स बिलियर्ड्स चैम्पियनशिप हेल्ड इन कुआलालंपुर। तो ये बिलियर्ड्स का जो गेम होता है, विश्व बिलियर्ड चैम्पियनशिप अभी हुआ है, तो इसमें कौन से खिलाड़ी ने अपना 25वां चैम्पियनशिप जीता है, तो वो कौन है, सौरव कोठारी हैं, पंकज आडवाणी हैं, प्रतिम आडवाणी हैं, या इनमें से कोई नहीं है। तो ये देख सकते हैं ये हैं, ये मतलब बिलियर्ड्स गेम के बेताज बादशाह हैं इंडिया के, तो ये हैं ऑप्शन बी पंकज आडवाणी जी। तो ये सौरव कोठारी जो कि इंडियन ही है, उनको हरा दिया गया इनको फाइनल में 4-0 से। और ये जो फॉर्मेट था 150 अप का फॉर्मेट था, तो फाइनल जो चैम्पियनशिप का फाइनल था उसमें सौरव कोठारी को हरा दिए और पंकज आडवाणी जीत गए। तो कोठारी को टोटल मिले थे सिर्फ 72 पॉइंट्स, जबकि पंकज आडवाणी ने अपने लिए 600 पॉइंट्स अर्जित कर लिए थे फाइनल मैच में। और ये लगातार 5वां साल ऐसा है जब ये लगातार इस ट्रॉफी को जीत गए हैं। हालांकि कोरोना के कारण मतलब ये पिछली बार हुआ था 2019 में, उसके बाद ये चैम्पियनशिप हो ही नहीं पाया था, और ये 3 ईयर के गैप के बाद इस बार हुआ, जो कि फिर से पंकज आडवाणी इसमें जीत गए। 12वां क्वेश्चन, विच सिटी इज़ होस्टिंग द 5th असेंबली ऑफ इंटरनेशनल सोलर अलायंस। तो ये जो अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन है उसका जो आयोजन हो रहा है वो किस शहर में हो रहा है। 5वें अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन का आयोजन न्यूयॉर्क में हो रहा है, टोक्यो में हो रहा है, न्यू दिल्ली में, या गुरुग्राम में। तो जो 5वां इसका आयोजन है वो हो रहा है न्यू दिल्ली में। तो इसमें जो कर्टन जो अनवील्ड किया गया, पर्दा हटाया गया, वो हटाया गया RK सिंह जी के द्वारा, जो कि यूनियन मिनिस्टर हैं पावर के और न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी के, ये मिनिस्टर हैं RK सिंह जी, इनके द्वारा। अब ये जो इंटरनेशनल सोलर अलायंस है, ये एक अलायंस है 121 देशों का। ज़्यादातर देश जो हैं वो सनसाइन कंट्रीज़ के हैं। तो सनसाइन कंट्रीज़ बेसिकली होते हैं, जैसे कि आप ये देखिए, ये ग्लोब है ना, बीच में जो भूमध्य रेखा है इसके ऊपर ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और नीचे ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकन। तो ये दोनों के बीच में, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और कैप्रिकन के बीच में सूर्य की सीधी रेखा पड़ती है, तो यहाँ पे आपको गर्मी ज़्यादा मिलती है। तो सोलर एनर्जी अगर आपको यूज़ करना है तो कहीं ना कहीं उसके लिए सूर्य की एनर्जी बहुत ज़रूरत है, तो इन देशों में ज़्यादा पड़ता है। तो ये इसके जो बीच के जो देश हैं कैंसर और कैप्रिकन के, वो ज़्यादा इसके मेंबर्स हैं, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न के बीच में जो है। अब इसका प्राइमरी ऑब्जेक्टिव जो है इंटरनेशनल सोलर अलायंस का, तो वो क्या है, टू वर्क फॉर एफिशिएंट कंजम्पशन ऑफ सोलर एनर्जी। सोलर एनर्जी का एक अच्छे रूप से यूज़ करना है और फॉसिल फ्यूल्स के ऊपर डिपेंडेंस को, निर्भरता को कम करना है। और ये जो इनिशिएटिव है इंटरनेशनल सोलर अलायंस का, ये पहली बार प्रपोज किया गया था हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा, और इसका जो हेड क्वार्टर है इंटरनेशनल सोलर अलायंस का, वो है हरियाणा में। अब बात करते हैं अपने 13वें प्रश्न के बारे में। हाल ही में विच स्पेस एजेंसी हैज़ लॉन्च्ड द क्रू 5 मिशन। कौन सी स्पेस एजेंसी ने अभी हाल ही में क्रू 5 मिशन को लॉन्च किया है? नासा ने, इसरो ने, स्पेसएक्स ने, या ESA ने। नासा जो कि अमेरिका की है, इसरो जो कि भारत की है, स्पेसएक्स अमेरिका में ही बेस्ड है, लेकिन इसके जो मालिक है वो है एलन मस्क,
और ये एक प्राइवेट स्पेस एजेंसी है। ईएसए जो कि यूरोपियन स्पेस एजेंसी है, तो किसने लॉन्च किया है? तो ये लॉन्च किया गया है स्पेस एक्स के द्वारा, जिसके मालिक हैं एलन मस्क। तो एक स्पेस एक्स रॉकेट फाल्कन 9 में लोग जाएंगे और इसमें 4 लोग हैं, एक रसियन है, 2 अमेरिकन हैं और एक जापानीज एस्ट्रोनॉट है। तो जो रसियन है वो हैं एना किकिना, नासा से जो 2 हैं वो हैं जॉस कैसेदा और निकोले मान, जापान के जो हैं वो हैं कोइची वकाता। तो ये जो फाल्कन 9 रॉकेट है ये 23 स्टोरी टॉल, मतलब 23 मंजिला इतना ऊंचाई है, 2 स्टेज है और ये लॉन्च किया गया है और ये बेसिकली जाएगा इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन में, जो कि अंतरिक्ष में है इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन, वहीं पे ये मिशन जाएगा। अब बात करते हैं 14वें प्रश्न के बारे में। रिसेंटली विच ऑफ द फॉलोइंग पंचायत हैज़ बिकम द फर्स्ट फुल्ली डिजिटल लिटरेट पंचायत ऑफ द कंट्री। तो अभी हाल ही में कौन सी पंचायत है भारत की जो पहली पूरी तरह से डिजिटल रूप से साक्षर पंचायत बन गई है? पेरिंगमाला, वल्लभपट्टनम, पल्लमपुरा या नपासर? तो जो करेक्ट ऑप्शन है वो है पल्लमपुरा पंचायत, जो कि केरला के तिरुवनंतपुरम डिस्ट्रिक्ट में है ये पल्लमपुरा विलेज पंचायत। तो ये अभी हाल ही में इस कारनामे को अचीव की है ये पंचायत, जो कि पहला टोटली डिजिटली लिटरेट पंचायत बन गई है, देश का पहला। तो इसमें क्या है कि सिटीजन्स को बेसिकली एम्पावर किया गया है, इसलिए ताकि वो वहाँ के जो 800 गवर्नमेंट सर्विसेज चलती हैं उनका वो ऑनलाइन मोड में उसका बेनिफिट ले सके, जो सरकार की सर्विसेज चलती हैं। और ये कैसे हो पाया कि ये डिजिटली रूप से इतना साक्षर पंचायत बन गई? तो इसके लिए 250 इंजीनियरिंग कॉलेज स्टूडेंट्स लगे थे, और तो और कदम्बश्री जो वहाँ पे है एक संस्थान है, उसके मेंबर्स भी इसमें लगे हुए थे, लोगों को डिजिटली रूप से साक्षर बनाने में, लोगों को ट्रेंड करने में लगे हुए थे। और इस सब को मॉनिटर कौन कर रही थी? वो कर रही थी केरला की जो टेक्नोलॉजिकल यूनिवर्सिटी है, केरला टेक्नोलॉजिकल यूनिवर्सिटी, वो इसको मॉनिटर कर रही थी इस पूरे प्रोसेस को। केरला में जो भी सरकार है वो है लेफ्ट डेमोक्रेटिक फ्रंट का LDF, जिसके मुख्यमंत्री हैं पिनरई विजयन जी। तो केरला ऐसा भारत में ऐसा पहला राज्य थी, ऑब्वियसली हम लोग जानते हैं केरला भारत की सबसे लिटरेट राज्य है, तो इस तरीके से पहला राज्य थी केरला जो कि इंडिया में इंटरनेट कनेक्शन को एक बेसिक राइट देने वाली ऐसा पहला राज्य था। और ये दिया गया था 2019 में, कि मतलब यहाँ के सिटीजन्स के लिए मतलब इंटरनेट कनेक्शन एक बेसिक राइट है। 15वां क्वेश्चन, रिसेंटली हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज इंडियाज़ नेक्स्ट एम्बेसडर टू जापान? अभी हाल ही में किसे जापान में भारत के अगले राजदूत के रूप में नियुक्त किया गया है? तो यहाँ पे ये है, इनकी तस्वीर है। तो कौन है ये? प्रदीप कुमार रावत, तरनजीत सिंह संधू, अजय बिसारिया या श्री CB जॉर्ज जी? तो ये करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन डी। सॉरी, यहाँ पे C लिखा गया, इसे आप D कर लीजिएगा, ऑप्शन डी। तो ये श्री CB जॉर्ज बन गए हैं, मतलब जापान में भारत के अगले राजदूत बन गए हैं। तो ये 1993 बैच के IFS ऑफिसर हैं और ये करंटली एक कुवैत में अपनी सेवाएं दे रहे हैं एम्बेसडर के रूप में। अब ये रिप्लेस करेंगे संजय कुमार वर्मा जी को, जो अभी जापान में राजदूत है, इनको ये रिप्लेस करेंगे। अब ये बन जाएंगे इंडिया के नए राजदूत जो कि जापान में रहेंगे। 16वां, रिसेंटली अवतार सिंह हैज़ बीन अपॉइंटेड एज न्यू एम्बेसडर टू विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज़? क्या हुआ है कि अभी हाल ही में कई सारे राजदूत बदले गए हैं, नए अपॉइंट हुए हैं। तो अब अवतार सिंह कहाँ पे इंडिया के नए राजदूत के रूप में नियुक्त होंगे? जापान, गिनी, कुवैत या माल्टा? तो जापान में तो अभी हम लोग देखें श्री CB जॉर्ज बन गया है, तो ये ऑप्शन तो होगा ही नहीं। तो ये ऑप्शन बी हो जाएगा, ऑप्शन बी, गिनी। गिनी में बन गए हैं अवतार सिंह इंडिया के नए एम्बेसडर। तो अभी ये क्या है, मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स में भी अपनी सेवाएं दे रहे हैं। तो अवतार सिंह अब बन गए हैं गिनी में इंडिया के नए एम्बेसडर। CB जॉर्ज के बारे में भी हम लोग बात किए थे कि ये नए एम्बेसडर बने हैं जापान में। अब एक क्या है, IFS क्या है, अपूर्वा श्रीवास्तव, इनको बनाया गया स्लोवाक रिपब्लिक का नया एम्बेसडर। फिर एक और IFS ऑफिसर है आदर्श स्वैका, इनको बनाया गया कुवैत में इंडिया का नया ब्रांड मतलब एम्बेसडर बनाया गया है। फिर एक और है ग्लोरिया गांगटे, इनको बनाया गया है नेक्स्ट हाई कमिश्नर टू रिपब्लिक ऑफ माल्टा। रिपब्लिक ऑफ माल्टा के नए एम्बेसडर या नए हाई कमिश्नर आप कहिए, वो बनाए गए हैं। 17वां, रिसेंटली विच स्टेट हैज़ बिकम फर्स्ट स्टेट इन द कंट्री टू प्रोवाइड मेडिकल एजुकेशन इन हिंदी टू? अभी हाल ही में इंडिया में ऐसा कौन सा राज्य बन गया है जो मेडिकल की पढ़ाई हिंदी में भी अब देगा? तो ऐसा कौन सा पहला राज्य बन गया है? अभी तक हम लोग देखते हैं कि मेडिकल की पढ़ाई जनरली इंग्लिश में, मेडिकल इंजीनियरिंग की पढ़ाई ज़्यादातर इंग्लिश में ही होती है,
तो कौन सा ऐसा राज्य बना है जो हिंदी में भी अब देगा मेडिकल और इंजीनियरिंग का पढ़ाई? उत्तर प्रदेश, बिहार, राजस्थान या मध्य प्रदेश? तो ये जो राज्य है वो बना है मध्य प्रदेश। तो होम मिनिस्टर जो है हमारे यूनियन होम मिनिस्टर अमित शाह जी, उन्होंने इसे इस मतलब बुक को लॉन्च किया। फर्स्ट ऑफ इट्स काइंड स्टेप इन द कंट्री लॉन्च्ड द हिंदी वर्जन ऑफ एमबीबीएस कोर्स बुक्स इन भोपाल। तो एमबीबीएस का जो हिंदी वर्जन की किताबें हैं उसे भोपाल में लॉन्च किया गया है। तो इनिशियली भी शुरुआत में क्या है, सिर्फ 3 सब्जेक्ट्स पे ही मिलेंगे, एनाटॉमी, फिजियोलॉजी और बायोकेमिस्ट्री। तो टोटल 97 एक्सपर्ट लगे हुए थे इस काम में, जो कि पिछले 232 दिनों से ये लोग लगे हुए थे, और ये लोग थे गांधी मेडिकल कॉलेज भोपाल में। अब बात करते हैं 18वें प्रश्न के बारे में। रिसेंटली हु हैज़ लॉन्च्ड द वेबसाइट माँ भारती के सपूत फॉर द कंट्रीब्यूशन ऑफ AFBCWF, मतलब आर्म्ड फोर्सेस बैटल कैजुअलिटीज़ वेलफेयर फंड। तो मतलब हाल ही में किसने सशस्त्र सेना युद्ध हताहत कल्याण कोष में योगदान के लिए माँ भारती के सपूत नाम से एक वेबसाइट को लॉन्च किया है? तो किसने लॉन्च किया है? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने, अमित शाह जी ने, राजनाथ सिंह जी ने, या राष्ट्रपति जो है द्रौपदी मुर्मू जी? तो किन्होंने लॉन्च किया है? तो ये लॉन्च किया गया है डिफेंस मिनिस्टर जो है राजनाथ सिंह जी, उनके द्वारा ये लॉन्च किया गया है वेबसाइट, जिसका नाम है माँ भारती के सपूत। तो बेसिकली इसमें है क्या कि ये वेबसाइट है कंट्रीब्यूशन के लिए, मतलब आर्म्ड फोर्सेस बैटल कैजुअलिटीज़ वेलफेयर फंड, मतलब जो भी अगर आर्म्ड फोर्सेस में है, तीनों फोर्सेस में जो भी हैं, उनकी अगर मृत्यु हो जाती है या युद्ध में आप वो मतलब गंभीर रूप से घायल हो जाते हैं, तो उनके लिए बेसिकली इसमें फ़ंड अर्जित किया जाएगा, जिससे क्या है इमीडिएट बेसिस पे उनको हेल्प प्रोवाइड किया जाएगा। तो ये फंक्शन जो था जहाँ पे ये वेबसाइट को लॉन्च किया गया वो था नेशनल वॉर मेमोरियल कॉम्प्लेक्स, नई दिल्ली में ये फंक्शन था। तो ये क्या है, ट्राई सर्विसेज फंड है, तीनों ही सर्विसेज में जो सेनाएं हैं सबके लिए है ये फंड। तो इसमें क्या है, इमीडिएट फाइनेंशियल असिस्टेंस दिया जाएगा, तुरंत ही दिया जाएगा। किनको दिया जाएगा? सोल्जर्स को जो थल सेना में है, सेलर्स जो जल सेना में है, एयरमैन जो वायु सेना में है। अगर ले डाउन देयर लाइफ्स, अगर उनकी मृत्यु हो जाती है, या तो ग्रीवियसली इंजर्ड मतलब बहुत ही बुरी तरीके से अगर घायल हो जाते हैं, तो अगर ये घायल होते हैं एक्टिव मिलिट्री ऑपरेशंस में, ऐसे जनरली नहीं, एक्टिव मिलिट्री ऑपरेशंस में अगर ये घायल या मृत्यु होती है तब ये फंड दिया जाएगा। अब ये जो माँ भारती के सपूत वेबसाइट है उसके जो गुडविल एम्बेसडर हैं वो है अमिताभ बच्चन जी। तो वो इस फंक्शन में नहीं शामिल हो पाए थे किसी वजह से, तो उन्होंने एक वीडियो मैसेज जारी करके उन सब का धन्यवाद किया था। एक्सप्रेस्ड हिज ग्रेटिट्यूड टुवर्ड्स द फैमिलीज ऑफ द फॉलन हीरोज़, जो अब तक अपनी जान गंवा चुके हैं, उनकी फैमिलीज़ के लिए उन्होंने ग्रेटिट्यूड मतलब जाहिर किया, और साथ ही साथ लोगों को कहा कि आगे आइए और इस फंड में कंट्रीब्यूट कीजिए, ये जो वेलफेयर फंड है इसमें कंट्रीब्यूट कीजिए। 19वां क्वेश्चन, रिसेंटली विच स्टेट हैज़ बिकम द ओनली स्टेट टू अचीव जल जीवन मिशन टारगेट फॉर 2022? ये जो जल जीवन मिशन है उसका टारगेट 2022 के लिए अचीव करने वाला ऐसा कौन सा राज्य है जो भारत का पहला राज्य है जो इस मिशन को 2022 के लिए अचीव कर लिया है टारगेट 2022 का? कर्नाटका, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश या तेलंगाना? तो ये राज्य है, ऑप्शन बी है तमिलनाडु। तमिलनाडु ने 2022 का जो टारगेट है वो अचीव कर लिया, इस तरीके से पहला राज्य बन गया है। 2022 का जो Q1 और Q2 का टारगेट है वो अचीव कर लिया है। तो इसमें क्या है, विद 69.57 लाख हाउस होल्ड्स प्रोवाइडेड विद टैप कनेक्शंस, मतलब नल का पानी पहुंचा है इतने मतलब घरों में, 69.57 लाख घरों में पहुंचा है। तो जल जीवन मिशन जो है ये अनाउंस किया गया था पीएम नरेंद्र मोदी जी द्वारा, और ये 15 अगस्त 2019 को अनाउंस किया गया था। तो इसमें क्या है, राज्यों के साथ काम करना था और यूनियन टेरिटरीज जो है उनके साथ सेंट्रल गवर्नमेंट को मिलकर काम करना था। तो इस मिशन के हिसाब से हर घर में, हर रूरल घर में क्या करना था कि एक फंक्शनल टैप कनेक्शन बाई 2024, मतलब एक चलता हुआ नल, ये नहीं कि ख़राब नल हो जाए, चलता हुआ नल से पानी आए 2024 तक, और जिसमें पानी बिल्कुल आए एश्योर्ड वाटर सप्लाई। 20वां क्वेश्चन, रिसेंटली इजराइल हैज़ साइंड अ हिस्टोरिक एग्रीमेंट विद विच कंट्री टू रिजॉल्व अ लॉन्ग रनिंग मैरीटाइम बॉर्डर डिस्प्यूट? अभी हाल ही में इजराइल ने किस देश के साथ समुद्री सीमा विवाद जो उसको सुलझाने के लिए एक ऐतिहासिक समझौते पर हस्ताक्षर किया है? तो किस, यहाँ पे आप देखिए इजराइल है, इजराइल ये है, पूरा इजराइल है यहाँ से लेके यहाँ तक। तो इसने किस देश के साथ एक साइन किया है एग्रीमेंट? जॉर्डन, लेबनन, सीरिया या इजिप्ट? तो ये जो करेक्ट ऑप्शन है वो है ऑप्शन
बी लेबनन। ये देखिए इजराइल के नॉर्थ में अगर आप देखेंगे तो ये है लेबनन कंट्री। इसके साथ इजराइल ने एक एग्रीमेंट साइन किया है जिसमें क्या है, जो एक लंबे समय से मैरीटाइम बॉर्डर डिस्प्यूट चल रहा था वो ख़त्म किया जाएगा। तो इसमें क्या है, बेसिकली ये जो गैस रिच मेडिटेरेनियन सी है, यहाँ पे आप देखिए ये है मेडिटेरेनियन सी, इसमें इस साइड में गैस बहुत पाया जाता है, तो उसके कारण ही बेसिकली लड़ाई था दोनों देशों के बीच में। तो इसमें क्या है 1948 से ही दोनों के बीच लड़ाइयाँ चल रही थी कि दोनों ही क्लेम करते थे टेरिटरी को कि ये मतलब मेरा है, ये मेरा है। तो फाइनली अब जाकर दोनों में जब ये साइन हो गया तो होपफुली अब लड़ाई ख़त्म होगा। तो इसमें क्या है, दो तरह के दो गैस फील्ड है, करिश गैस फील्ड काना, और करिश गैस फील्ड और काना जो है इसके बीच में ये चल रहा था, दोनों के बीच युद्ध चल रहा था। 21वां, वेयर विल द 17th प्रवासी भारतीय दिवस बी हेल्ड इन जनवरी 2023। ये जो 17वां प्रवासी भारतीय दिवस है ये कहाँ आयोजित किया जाएगा? दिल्ली में, कोलकाता में, वाराणसी में या इंदौर में? तो ये जो 17वां प्रवासी भारतीय दिवस है ये इंदौर में आयोजित किया जाएगा जनवरी 2023 में। तो ये जो इंडियन डायस्पोरा है, मतलब जो इंडिया के लोग हैं जो बाहर रहते हैं, वो लगभग मिलाकर मोर देन 32 मिलियंस है, मतलब कि 3.2 करोड़ लोग इंडिया के हैं जो बाहर रहते हैं, उन्हीं को कहा जाता है इंडियन डायस्पोरा। अब गवर्नमेंट क्या करती है, सरकार क्या करती है, इनके साथ जो इंगेजमेंट करती है वो 4C के हिसाब से करती है, केयर, कनेक्ट, सेलिब्रेट और कंट्रीब्यूट। तो अब है कि प्रवासी भारतीय दिवस आखिर क्यों मनाया जाता है और कब मनाया जाता है? तो ये हर साल मनाया जाता है 9 जनवरी को, और ये इसलिए मनाया जाता है क्योंकि जब हमारा भारत देश जब गुलाम था तो उस समय जब गांधी जी अंग्रेज़ों से मतलब लौट कर आए थे हमारे देश में आज़ादी की लड़ाई में हिस्सा लेने के लिए, तो वो इसी दिन 9 जनवरी को ही साउथ अफ्रीका से लौट कर वो इंडिया आए थे। 9 जनवरी 1915 को आए थे इंडिया में वापस। तो इसी दिवस को, इसी दिन को मनाया जाता है प्रवासी भारतीय दिवस। और ये मनाया जाता है ताकि इनका जो कंट्रीब्यूशन है प्रवासी भारतीयों का, मतलब डेवलपमेंट में, इंडिया के डेवलपमेंट में, तो उसको कहीं ना कहीं उस चीज़ के लिए थैंक यू बोलने के लिए ये दिन मनाया जाता है। तो जैसा कि मैंने आपसे कहा कि ये रिटर्न ऑफ महात्मा गांधी फ्रॉम साउथ अफ्रीका टू इंडिया कब ये आए थे? 9 जनवरी 1915 को ये आए थे। अब बात करते हैं 22वें प्रश्न के बारे में। हाल ही में सेंटर हैज़ अप्रूव्ड फॉर इंडियाज़ फर्स्ट केबल कम सस्पेंशन ब्रिज अक्रॉस विच रिवर। अभी हाल ही में केंद्र सरकार ने देश का जो पहला केबल स्ट्रेटेड कम सस्पेंशन पुल है वो मंजूरी दी है, जो कि किस नदी पर बनेगा आपको ये बताना है। गंगा, कृष्णा, कावेरी या इनमें से कोई नहीं। तो ये जो बन रहा है, जो ब्रिज बन रहा है, ये बन रहा है कृष्णा नदी के ऊपर। ये जो पुल बन रहा है केबल स्ट्रेटेड कम सस्पेंशन पुल जो है वो कृष्णा नदी के ऊपर बनाया जा रहा है। ये इंडिया का पहला ऐसा होगा जो कि केबल कम सस्पेंशन ब्रिज होगा जो कि कृष्णा रिवर के क्रॉस होगा। अब क्या है, टोटल कॉस्ट कितना आएगा? तो ये आएगा 1082 करोड़ के लगभग ये आएगा, और ये टोटल 30 महीने में बनकर तैयार हो जाएगा। अब ये जो ब्रिज है ये गंगा कृष्णा नदी के मतलब ऊपर बनेगा, ये तो बता ही दिया मैंने आपको। तो इसमें क्या है, कनेक्ट करेगा तेलंगाना और आंध्र प्रदेश, ये जो दो राज्य हैं, पहले तो दोनों एक ही थे अब अलग हो गए, तो इन्हीं दोनों को कनेक्ट किया जाएगा इस ब्रिज के थ्रू। और ये ब्रिज साथ ही साथ नल्ला मल्ला जो फॉरेस्ट रेंज है इससे भी गुजरेगा। अब इसके और भी कई यूनिक फीचर्स हैं, जैसे कि लॉन्गेस्ट ग्लास पेडेस्ट्रियन वॉकवे अक्रॉस अ रिवर। किसी भी नदी पे ये जो अगर पेडेस्ट्रियन मतलब पैदल चलने वाले यात्रियों के लिए अगर कोई वॉकवे होगा तो ये सबसे लंबा होगा। फिर गोपुराम लाइक पाइलन्स होंगे इसमें, फिर सिग्नेचर लाइटिंग होंगे, और भी क्या है, एंड अ लार्ज नेविगेशनल स्पैन होगा इसमें। फिर क्या है, इसके कंप्लीट होने के बाद ये टोटल हो जाएगा 3 किलोमीटर लॉन्ग ब्रिज, और ये क्या करेगा, डिस्टेंस घटा देगा। हैदराबाद और तिरुपति के बीच में जो डिस्टेंस है उसको 80 किलोमीटर से ये घटा दिया जाएगा। ब्रिज सिर्फ 3 किलोमीटर लंबा है लेकिन ये डिस्टेंस घटा देगा 80 किलोमीटर हैदराबाद और तिरुपति के बीच का। 23वां प्रश्न, रिसेंटली विच स्टेट गवर्नमेंट हैज़ लॉन्च्ड एन इनिशिएटिव कॉल्ड फुटबॉल फॉर ऑल टू टेक द कल्चर ऑफ फुटबॉल इनटू द ग्रास रूट लेवल। मतलब अभी कौन सा ऐसा राज्य सरकार है जिसने एक इनिशिएटिव लॉन्च किया है फुटबॉल फॉर ऑल के नाम से, जो कि क्या किया जाएगा, फुटबॉल के कल्चर को ना एकदम ग्रास रूट लेवल मतलब एकदम लोकल लेवल पर लेकर जाया जाएगा। तो ये कौन सा राज्य है? वेस्ट बंगाल, कर्नाटका, उड़ीसा या असम। तो यहाँ पे आप इमेज में देख रहे होंगे ये जो है नवीन पटनायक जी जो कि उड़ीसा के मुख्यमंत्री हैं, तो ऑप्शन सी हो जाएगा, उड़ीसा ने लॉन्च किया फुटबॉल फॉर
ऑल। तो इसमें क्या है, ये प्रोग्राम जो है ये बेसिकली इनिशिएट किया गया है फीफा के द्वारा, और उड़ीसा के साथ पार्टनरशिप की है फीफा, और साथ ही साथ कलिंगा इंस्टीट्यूट ऑफ इंडस्ट्रियल टेक्नोलॉजी जो है KIIT और कलिंगा इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंस है, इन दोनों के साथ एक गठबंधन करके आयोजित किया गया है। तो इसमें क्या है, टोटल 43,000 फुटबॉल्स बांटे जाएंगे, 2,000 से ज़्यादा स्कूल के बच्चों में ये बांटे जाएंगे। फीफा का इंडिया में ये इस तरीके का पहला प्रोग्राम है जिसमें फीफा ये चाहती है बेसिकली कि फ़ुटबॉल को प्रमोट किया जाए, क्योंकि इंडिया की आबादी जितनी है उस हिसाब से इंडिया में फ़ुटबॉलर्स बहुत अच्छे नहीं आ पा रहे हैं। तो अगर फ़ुटबॉल को अगर प्रमोट करेंगे, लोकल लेवल पे एकदम ग्रास रूट लेवल पर लेकर जाएंगे, तो डेफिनेटली इतनी बड़ी आबादी है तो बहुत सारे फुटबॉलर आगे जाकर निकलेंगे। 24वां प्रश्न, हुज नेम हैज़ बीन रिकमेंडेड बाय द CJI UU ललित फॉर द नेक्स्ट CJI ऑफ इंडिया। तो अभी के जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया हैं वो हैं UU ललित जी, उदय उमेश ललित जी। तो अब यहाँ पे पूछा ये जा रहा है कि इन्होंने अगले CJI के रूप में किन्हें नियुक्त किया है। नियुक्त नहीं, बेसिकली प्रस्तावित आप कह सकते हैं कि एक नाम प्रस्ताव करते हैं, जो कि एक ऐसा बना हुआ है शुरू से ही कि जो भी CJI होते हैं, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया होते हैं, जब वो रिटायर होने वाले होते हैं तो वो अगला नाम प्रस्तावित करके सरकार को देते हैं कि हाँ मेरे हिसाब से ये बनने चाहिए, और ये उन्हीं को चुनते हैं जो सीनियर मोस्ट जज होते हैं सुप्रीम कोर्ट के। ऑब्वियसली इनके बाद, मतलब जो भी करंट के CJI, उनके बाद जो भी सीनियर मोस्ट जज होंगे उनका नाम वो प्रस्तावित करेंगे। तो ये हैं DY चंद्रचूड़ जी, जो कि इनके बाद सबसे ज़्यादा सीनियर यही हैं। तो कौन है वो, KM जोसेफ, अजय रस्तोगी, संजय खन्ना या DY चंद्रचूड़। तो मैंने जैसे कि आपको बताया कि DY चंद्रचूड़ यही होंगे, ज़्यादातर उम्मीद तो यही है कि यही होंगे अगले CJI। तो अभी के जो CJI UU ललित, इन्होंने चंद्रचूड़ जी का नाम प्रस्तावित किया, जो कि मोस्ट सीनियर जज हैं, उनको एज अ सक्सेसर प्रस्तावित किया इनका नाम। इफ़ अप्रूव्ड बाय द गवर्नमेंट, अगर सरकार अप्रूव करती है तो फिर ये बन जाएंगे अगले 2 सालों के लिए इंडिया के अगले चीफ जस्टिस बन जाएंगे। इनके जो पिताजी थे YV चंद्रचूड़, वो भी CJI रह चुके हैं और वो 7 सालों तक इंडिया के CJI थे, मतलब चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया थे। तो अब ये इनके बारे में बात करते हैं, DY चंद्रचूड़, जो कि अगले जो CJI अगर बनेंगे तो ये देश के 50वें चीफ जस्टिस बनेंगे अगर सरकार अप्रूव करती है तो। अब ये क्या है, जो अभी जो है CJI UU ललित है, इनका जो टेन्योर है वो 8 नवंबर को ख़त्म होने वाला है। तो मतलब 9 नवंबर को अगले CJI के रूप में होपफुली DY चंद्रचूड़ बन जाएंगे अगले 50वें चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। तो आइए अब बात करते हैं अपने 25वें प्रश्न के बारे में। रिसेंटली विच स्टेट गवर्नमेंट हैज़ बैंड ओला, उबर, रैपिडो फ्रॉम प्रोवाइडिंग ऑटो सर्विसेज ऑन चार्जेस ऑफ ओवर चार्जिंग। तो अभी हाल ही में कौन से राज्य सरकार ने ओला, उबर और रैपिडो को अपने राज्य में ऑटो सर्विसेज देने से बैन कर दिया है, और इन पे जो आरोप लगाया गया वो है ओवर चार्जिंग का। तो वो राज्य कौन सा है, कर्नाटका, वेस्ट बंगाल, महाराष्ट्र या दिल्ली। तो जो इसका करेक्ट ऑप्शन है वो है ऑप्शन A, कर्नाटका राज्य ने बैन कर दिया गया, इन कंपनियों को बैन कर दिया गया है। और इनको बताया गया है इल्लीगल, क्योंकि कई सारे जो यात्री हैं उन्होंने कंप्लेन किया था ओवर चार्जिंग को लेकर, और क्योंकि ये लोग मिनिमम जो चार्ज कर रहे थे वो 100 रुपये चार्ज कर रहे थे मिनिमम, चाहे आपका डिस्टेंस 2 किलोमीटर से भी कम क्यों ना हो। और सिर्फ सितंबर मंथ में ही देखें तो स्टेट में, कर्नाटका राज्य में टोटल 292 केसेस दर्ज हुए थे ओवर चार्जिंग को लेकर। जो नॉर्म है, जो वहाँ पे कानून है, वो ये है कि आपको फिक्स्ड है कि 30 रुपये चार्ज करने हैं पहले 2 किलोमीटर के लिए, और उसके बाद 15 रुपये पर किलोमीटर। लेकिन ये लोग ज़्यादा चार्ज कर रहे थे। तो अब क्या कर रहे हैं, जो वहाँ पे लोकल ऑटो ड्राइवर है बेंगलुरु के, वो क्या कर रहे हैं कि इनको काउंटर करने के लिए एक अपना ही ऐप बना रहे हैं, जो ऐप का नाम होगा नम्मा यात्री ऐप। तो इस ऐप का नाम आप लोग ध्यान रखिएगा, एग्जाम्स में आ जाएंगे। तो नम्मा यात्री ऐप ये लोग बना रहे हैं, जो कि होपफुली 1 नवंबर से एग्जिस्ट, मतलब कि काम में आ जाएगा। ये 1 नवंबर से ये ऐप मतलब लॉन्च हो जाएगा। 26वां प्रश्न, रिसेंटली विच एक्सप्रेस ट्रेन हैज़ बीन रीनेम्ड एज वोडेयार एक्सप्रेस। कौन सा एक्सप्रेस ट्रेन है जिसका नाम बदल के अब कर दिया गया है वोडेयार एक्सप्रेस। संघमित्रा एक्सप्रेस, महाबोधि एक्सप्रेस, कर्नाटका गोवा एक्सप्रेस या मैसूरू बेंगलुरु जिसको टीपू एक्सप्रेस कहा जाता है। तो कौन सा है ये, तो ऑप्शन हो जाएगा इसका D, मैसूरू बेंगलुरु एक्सप्रेस, जिसको टीपू एक्सप्रेस भी कहते हैं। मैसूरू से बेंगलुरु जाती है ये, तो इसका नाम बदल कर दिया गया है वोडेयार एक्सप्रेस। तो जो डिस्टेंस है वो 2.5 आवर्स का, 2.5 घंटे का, तो इसका नाम कर दिया गया वोडेयार एक्सप्रेस। क्यों किया गया है, क्योंकि इन अ ट्रिब्यूट टू द रॉयल फैमिली ऑफ मैसूरू, मैसूरू के जो रॉयल फैमिली है उनको एक ट्रिब्यूट देने के लिए। और इसको किया गया रेलवे मिनिस्ट्री के द्वारा, जो कि जिसको हेड कर रहे थे अश्विनी वैष्णव, जो कि
रेल मंत्री हैं। 27वां क्वेश्चन, व्हाट इज इंडियाज रैंक इन रिसेंटली रिलीज्ड रिड्यूसिंग इनइक्वालिटी इंडेक्स, मतलब असमानता को कम करने वाले सूचकांक जो भी हाल ही में जारी हुआ 2022 का, उसमें भारत का स्थान क्या है? 121, 122, 123 या 124? तो जो इसका करेक्ट ऑप्शन है वो है ऑप्शन सी, इसमें इंडिया का रैंक है 123 रिड्यूसिंग इनइक्वालिटी इंडेक्स में। इंडिया हैज़ मूव्ड अप, इंडिया ने मतलब छः प्लेस का ऊपर छलांग लगाया है और इंडिया का जो अब है वो रैंक है 123 आउट ऑफ 161 कंट्रीज़ में, क्योंकि पिछले साल इंडिया का रैंक था 129, तो 6 प्लेस ऊपर छलांग लगाकर पहुंच गया 123 पर। तो इसमें नॉर्वे टॉप पर है और उसके बाद है जर्मनी और ऑस्ट्रेलिया। तो अब इस रिपोर्ट को बनाती कौन है? तो ये बनाती है ऑक्सफैम इंटरनेशनल और डेवलपमेंट फाइनेंस इंटरनेशनल, यही मिलकर इस रिपोर्ट को बनाती है। 28वां, हु इज़ द हेड ऑफ द 3-member commission formed by the government of India to examine whether SC status, scheduled caste status can be accorded to Dalits who converted to religions other than Sikhism और बुद्धिज़्म। तो बेसिकली ये इसमें क्या है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक 3-member कमीशन बनाई है, तो आपको बताना है कि उसको कौन हेड कर रहे हैं, जो कि कमीशन बेसिकली ये जांच करेगी कि क्या वैसे लोगों को SC स्टेटस दिया जाए, वैसे दलितों को जो कि दूसरे धर्मों में मतलब चले गए हैं, कन्वर्ट कर लिए गए हैं अदर देन सिखिज़्म और बुद्धिज़्म के। तो दीपक मिश्रा, रंजन गोगोई, यूयू ललित या केजी बालाकृष्णन, कौन हेड कर रहे हैं इस कमीशन को? तो ये हेड कर रहे हैं केजी बालाकृष्णन, इनका तस्वीर आप यहाँ पे देख सकते हैं, वही इस कमीशन को हेड कर रहे हैं। तो इसमें क्या है, कमीशन ये देखेगी जो समय समय पे प्रेसिडेंशियल ऑर्डर्स आए थे इनके लिए, उन सबको ध्यान में रखते हुए ये कमीशन फैसला सुनाएगी। और इसमें क्या है, आर्टिकल 341 के तहत जो प्रेसिडेंशियल ऑर्डर जारी किया जा रहा था उन सबको ध्यान में रखते हुए। तो इसको जो हेड कर रहे हैं वो है केजी बालाकृष्णन जी, और ये यही जाँच करेंगे कि इनको SC स्टेटस दिया जाए या नहीं दिया जाए, क्योंकि ये तो अदर रिलीजन्स में कन्वर्ट कर लिए हैं, अदर देन बुद्धिज़्म और सिखिज़्म, उन्हीं के ऊपर ये जांच किया जाएगा। 29वां, हु हैज़ बिकम द न्यू BCCI प्रेसिडेंट, ये जो BCCI के नए प्रेसिडेंट है वो कौन बन गए हैं नए? तो इनका ये तस्वीर है, आप यहाँ पे देख सकते हैं। तो कौन बने हैं? तो ये बने हैं रोज़र बिनी बने हैं BCCI के नए प्रेसिडेंट। BCCI का फुल फॉर्म आप ध्यान रखिएगा, बोर्ड ऑफ कंट्रोल फॉर क्रिकेट इन इंडिया। आउटगोइंग प्रेसिडेंट जो है वो है सौरभ गांगुली, ये अभी के प्रेसिडेंट थे जो कि अब नहीं रहेंगे प्रेसिडेंट, और इनको रिप्लेस करेंगे रोज़र बिनी, और ये 18 अक्टूबर को ये बन जाएंगे BCCI के नए प्रेसिडेंट। तो गांगुली जो है वो अब BCCI के प्रेसिडेंट 2019 से बने थे, जो कि अब रिटायर हो रहे हैं। हालांकि जय शाह जो है BCCI सेक्रेटरी वो बने रहेंगे, और ये जो पोस्ट है वो मोस्ट इन्फ्लुएंशियल पोजीशन है BCCI में। राजीव शुक्ला जो है वो भी बने रहेंगे बोर्ड के वाइस प्रेसिडेंट। सौरभ गांगुली जो है, जो कि अब जा रहे हैं BCCI प्रेसिडेंट के पद से, वो अब अगला चुनाव लड़ने वाले हैं। क्रिकेट एसोसिएशन ऑफ बंगाल के लिए वो अगला चुनाव लड़ने वाले हैं। 30वां, रिसेंटली विच कंट्री हैज़ स्क्रैप्ड अ लॉ दैट स्टिपुलेट्स विमेन प्रेग्नेंट एट द टाइम ऑफ डिवोर्स मस्ट वेट 100 डेज बिफोर मैरी अगेन, मतलब अभी हाल ही में कौन सा देश है जो तलाक के समय गर्भवती महिलाओं को दोबारा शादी करने से पहले 100 दिन इंतज़ार करने वाले कानून को ख़त्म कर दिया है? ऐसा कौन सा देश है? सऊदी अरबिया, ईरान, साउथ कोरिया या जापान? तो जो इसका करेक्ट ऑप्शन है वो हो जाएगा जापान। तो बेसिकली लॉ ये है कि अगर कोई महिला है वो प्रेग्नेंट है, अगर उस समय उसका तलाक हो जाता है तो उसको दोबारा शादी करने के लिए कम से कम 100 दिन इंतज़ार करना पड़ेगा। ये लॉ था, तो इसको ख़त्म कर दिया है अब जापान ने। तो ये क्या है, जो लॉ है वो 1986 से ये लॉ चलता आ रहा है। तो वही है कि इसमें क्या है, मर्दों के ऊपर ये लॉ अप्लाई नहीं होता है। तो ये लॉ इसलिए लाया गया था, बेसिकली आइडिया ये था टू एड द आइडेंटिफिकेशन ऑफ द फादर हु इज़ फाइनेंशियली रिस्पॉन्सिबल फॉर अ न्यू बॉर्न बेबी। तो बेसिकली इस बच्चे के जो मतलब पेट में जो पल रहा है उसके बच्चे के पिता के बारे में पता करने के लिए लॉ लाया गया था, क्योंकि वही तो फाइनेंशियली रिस्पॉन्सिबल होगा इस बच्चे के लिए। तो जापान क्या है, कंसिस्टेंटली मतलब लो रैंक में आता है, किस चीज़ में? एनुअल ग्लोबल जेंडर गैप में, क्योंकि अब ऐसे ऐसे लॉ रहेंगे तो डेफिनेटली इन लॉ को देख के ही ये सब रिपोर्ट बनाया जाता है, ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट। तो इसमें क्या है, जापान हमेशा काफ़ी नीचे रहता है।
तो इसमें इसमें ये जो बनता है ग्लोबल जेंडर गैप जो रिपोर्ट बनता है, इसमें क्या है, पॉलिटिकल एम्पावरमेंट को भी कंसीडर किया जाता है, साथ साथ हेल्थ को, एजुकेशन को, और इकोनॉमिक पार्टिसिपेशन, मतलब महिलाओं का कितना पार्टिसिपेशन है इकोनॉमी में, ये सब कुछ देखा जाता है। तो इसके लिए जापान काफ़ी लो रैंक करता है। अगर 2022 का रिपोर्ट देखें तो इसमें जापान का रैंक था 116 आउट ऑफ 146 कंट्रीज़, 146 में रैंक था, 116 जापान का, काफ़ी बुरा था। तो आइए अब बात करते हैं अपने 31वें प्रश्न के बारे में। व्हाट इज़ इंडियाज़ रैंक इन द वर्ल्ड इन रिसेंटली रिलीज्ड फिश प्रोडक्शन? मत्स्य उत्पादन में भारत का रैंक क्या है, जो अभी हाल ही में जो रिपोर्ट रिलीज़ हुआ है उसमें क्या है? फर्स्ट है, सेकंड है, थर्ड है या फोर्थ है? तो इंडिया का जो रैंक है ग्लोबली मछली उत्पादन में वो है तीसरे नंबर पे। पहले पे जो है वो है चाइना। तो यूनियन मिनिस्टर ऑफ स्टेट जो हैं फिशरीज़, एनिमल हस्बेंड्री और डेयरिंग के, वो हैं डॉक्टर एल मुरुगन जी। तो उन्होंने ही कहा कि इंडिया अभी तीसरे नंबर पे है मछली उत्पादन के, मतलब मछली उत्पादन में। तो फिश प्रोडक्शन जो है वो ब्लू रिवॉल्यूशन के अंतर्गत आता है, और इंडिया जो है चौथा सबसे बड़ा एक्सपोर्टर है, क्योंकि हम लोग ग्लोबली जो फिश प्रोडक्शन होता है उसका 7.7% सिर्फ इंडिया करती है, और लगभग 28 मिलियन पीपल जो हैं वो फिशरी सेक्टर में इन्वॉल्व है, मतलब एम्प्लॉयड हैं। और इंडिया जो का जो टोटल एक्सपोर्ट है उसमें 10% सिर्फ मछली के एक्सपोर्ट से ही आता है। 32वां, रिसेंटली इंडियाज़ फर्स्ट एल्यूमिनियम फ्रेट रेल रेक हैज़ बिन लॉन्च्ड इन उड़ीसा बाई हुम? तो उड़ीसा में अभी भारत का पहला एल्यूमिनियम फ्रेट रेल रेक को लॉन्च किया गया है। तो ये किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? पीएम मोदी जी, अमित शाह जी, नवीन पटनायक जी या अश्विनी वैष्णव जी? तो ये लॉन्च किया गया है जो रेलवे मंत्री हमारे अश्विनी वैष्णव जी, उनके द्वारा। तो ये बेसिकली लगभग 61 मतलब वैगन रेक है, मतलब 61 डब्बों का है ये, और ये भुवनेश्वर स्टेशन से ये लॉन्च किया गया है, और इसे बनाया गया था हिंडाल्को इंडस्ट्रीज़ के द्वारा, और ये इंडिया का पहला एल्यूमिनियम फ्रेट रेल रेक है। तो ये बेसिकली इसलिए लॉन्च किया गया है क्योंकि ये फास्ट ट्रैक करना चाहते हैं, मतलब बहुत तेज़ी लाना चाहते हैं किसमें, इंडिया का जो एम्बिशियस प्लान है मॉडर्नाइज़ करने का, फ्रेट ट्रांसपोर्टेशन को मॉडर्नाइज़ करने का, उसके तहत इसे लॉन्च किया गया है। और इसमें फ़ायदा क्या होगा कि ये जो कार्बन एमिशन होता है उसमें भी कहीं ना कहीं कमी आएगी। फिर एल्यूमिनियम मेड रेक का और भी फ़ायदा क्या है कि ये जो अभी तक क्या है, स्टील रेक का हम लोग मतलब यूज़ कर रहे थे, तो उसके हिसाब से क्या 180 टन क्या है, लाइटर है, मतलब कम वजनी है ये। तो इससे क्या होगा, लोड भी ज़्यादा कैरी करेगा, 5 से 10% लोड ज़्यादा कैरी करेगा, और जो एनर्जी का कंजम्पशन है वो भी कम हो जाएगा। 33वां प्रश्न, रिसेंटली हु हैज़ बिकम द न्यू ब्रांड एम्बेसडर ऑफ बंधन बैंक? बंधन बैंक के नए ब्रांड एम्बेसडर कौन बने हैं? सूर्य कुमार यादव, विराट कोहली, MS धोनी या सौरभ गांगुली? तो यहाँ पे आप इनकी तस्वीर देख सकते हैं, ये है सौरभ गांगुली जी जो बन गए हैं बंधन बैंक के नए ब्रांड एम्बेसडर। तो ये क्या करेंगे, जो ये ब्रांड के जो मैसेज हैं उसको आगे फॉरवर्ड करेंगे, मतलब आगे लेकर जाएंगे बंधन बैंक को, और उसके प्रोडक्ट और सर्विसेज को ये आगे लेकर जाएंगे। तो ये बंधन बैंक कब फाउंड किया गया था? तो ये 2001 में फाउंड किया गया था। बंधन बैंक के CEO कौन है? तो वो है चंद्रशेखर घोष। बंधन बैंक का हेड क्वार्टर है कोलकाता में। अब कुछ और देख लेते हैं ब्रांड एम्बेसडर जो भी हाल ही में बने हैं, जैसे कि इंडियन टेस्ट के स्पेशलिस्ट, मतलब क्रिकेट में कौन है? एक है चेतेश्वर पुजारा। तो इनको बनाया गया है फैंटेसी दंगल का नया ब्रांड एम्बेसडर। फिर अगर बात करें एक्टर सैफ अली खान और क्रिकेटर सूर्य कुमार यादव जी के बारे में, तो ये नए ब्रांड एम्बेसडर बन गए हैं बोल्ट ऑडियो के। अब आइए बात करते हैं अपने 34वें प्रश्न के बारे में। इंडियन नेवी सेलिंग चैंपियनशिप विल बी कंडक्टेड इन विच स्टेट? तो इंडियन नेवी का जो सेलिंग चैंपियनशिप होगा, मतलब नौकायन प्रतियोगिता होगा, वो कौन से राज्य में होगा? गोवा, वेस्ट बंगाल, उड़ीसा या केरला? तो ये होने वाला है केरला में, ये जो प्रतियोगिता का आयोजन होगा, और ये होगा इंडियन नेवल एकेडमी एजीमाला में जो है उसमें होगा ये। और ये जो ट्रेनिंग सेंटर है उसका नाम है मरक्कर वाटरमैनशिप ट्रेनिंग सेंटर, और ये 18 से 21 अक्टूबर के बीच में होगा। और ये बेसिकली आज़ादी का जो अमृत महोत्सव है, जो 75वां साल है, उसको और खेलो इंडिया को सेलिब्रेट करने के लिए उसके मतलब उसका एक इवेंट ये होगा, सेलिंग चैंपियनशिप जो होगा, उसमें से बहुत सारे इवेंट होंगे, उसमें से एक ये इवेंट है सेलिंग चैंपियनशिप। 35वां प्रश्न, वर्ल्ड फूड डे इज सेलिब्रेटेड ऑन विच डेट? विश्व खाद्य दिवस कब मनाया जाता है?
तो ये मनाया जाता है 16 अक्टूबर को, यहाँ पे आप तस्वीर में भी देख सकते हैं, वर्ल्ड फूड डे 16 अक्टूबर को ये मनाया जाता है। और ये इसलिए मनाया जाता है क्योंकि इसी दिन फूड एंड एग्रीकल्चरल जो ऑर्गेनाइजेशन है FAO, इसी का गठन हुआ था यूनाइटेड नेशन के द्वारा, और ये गठन हुआ था 1945 में, इसीलिए मनाया जाता है। तो थीम आप ज़रूर याद रखिएगा, वर्ल्ड फूड डे जो 2022 का था उसका थीम ये था, लीव नो वन बिहाइंड, मतलब किसी को भी पीछे मत छोड़ो, सबका पेट भरो। 2021 में इसका क्या थीम था, सेफ फूड नाउ फॉर अ हेल्दी टुमारो। तो टोटल अगर देखा जाए तो दुनिया भर में 821 मिलियन पीपल जो है वो अंडर नोरिशमेंट से सफ़र कर रहे हैं, मतलब उसको बराबर खाना नहीं मिल रहा है, पोषक तत्व नहीं मिल रहा है, प्रोटीन्स विटामिन्स नहीं मिल रहा है। तो उसमें से जो 99% है, मतलब 821 मिलियन के जो 99% है वो डेवलपिंग कंट्रीज़ में है। इंडिया भी एक डेवलपिंग कंट्री है। इंटरनेशनल डे फॉर इराडिकेशन ऑफ पॉवर्टी, मतलब अंतर्राष्ट्रीय दिवस मतलब गरीबी उन्मूलन के लिए, वो है 17 अक्टूबर को, ये डेट भी आप याद रखिएगा। और जो इसका थीम था, ये जो इंटरनेशनल डे फॉर इराडिकेशन ऑफ पॉवर्टी देख रहे हैं, इसका जो थीम था 2022 का, वो था डिग्निटी फॉर ऑल इन प्रैक्टिस। 36वां प्रश्न, हु इज़ होस्टिंग इंटरपोल्स 90th मतलब 90वां जनरल असेंबली, इंटरपोल का जो 90वां महासभा है उसकी मेज़बानी कौन सा देश कर रहा है, इंडिया, US, जापान या चाइना। तो इसका जो 90वां महासभा है उसकी मेज़बानी कर रहा है इंडिया। तो PM नरेंद्र मोदी विल एड्रेस द 90th जनरल असेंबली, तो ये 18 अक्टूबर को एड्रेस करेंगे, जो कि हो चुका है। तो ये होगा न्यू दिल्ली प्रगति मैदान में, और ये 18 से 21 अक्टूबर तक चलेगा। इट विल बी अटेंडेड बाई डेलीगेशंस, कई सारे देश के डेलीगेशन इसको अटेंड करने वाले हैं। टोटल देखा जाए तो 195 जो इंटरपोल के मेंबर कंट्रीज़ हैं उसके मिनिस्टर्स, पुलिस चीफ होंगे जो उनके, फिर उनके जो नेशनल सेंट्रल ब्यूरो के जो हेड्स होंगे, और भी कई सीनियर पुलिस ऑफिसर्स उनके, जो 195 जो इंटरपोल के मेंबर कंट्रीज़ हैं उसके यहाँ पे शामिल होंगे। 37वां, मेघा कायक फेस्टिवल, तो ये सेलिब्रेट किया जाएगा कौन से स्टेट में, मतलब कौन से स्टेट का ये फेस्टिवल है मेघा कायक फेस्टिवल, मणिपुर, मेघालय, नागालैंड या असम। तो ये जो फेस्टिवल है वो मेघालय का फेस्टिवल है, इसको मेघालय में सेलिब्रेट किया जाता है। तो इस बार जो 2022 का होगा वो 5वां एडिशन होगा इसका मेघालय में, और ये 4 दिन लंबा चलता है। ये मेघा कायक फेस्टिवल 13 अक्टूबर से शुरू होता है, इस बार होगा 2022 में, तो ये हो चुका है बेसिकली। तो ये कहाँ पे होगा, पिक्चर्स की ओमटू रिवर में होगा, जो कि उमथम विलेज में है, मेघालय के उमथम विलेज में ही है। तो 2022 का जो एडिशन है फेस्टिवल का, उसमें क्या है 100 से ज़्यादा पार्टिसिपेंट्स इसमें पार्टिसिपेट करेंगे, जो कि लगभग 20 देशों के होंगे, और जिसमें सम ऑफ द बेस्ट नोन एथलीट्स भी इसमें होंगे, जो जाने माने एथलीट हैं। फिर मेघालय का CM कौन है, तो ये कोनराड कोंकाल संगमा। मेघालय के गवर्नर कौन है, D मिश्रा, जिनको एडिशनल चार्ज मिला हुआ है। 38वां, रिसेंटली विच कंट्री हैज़ लॉन्च्ड इट्स फर्स्ट सोलर ऑब्जर्वेटरी कुआफू 1 टू सोल्व मिस्ट्री ऑफ सन्स इरप्शंस। तो मतलब ये जो सौर विस्फोटों का रहस्य है उसको जानने के लिए कौन सा देश कुआफू 1 नाम से एक वेधशाला, सौर वेधशाला लॉन्च किया है, साउथ कोरिया, जापान, चाइना या वियतनाम। तो आपको बताना है कौन सा देश, तो ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन C, चाइना ने कुआफू 1 को लॉन्च किया है। और ये नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट ऑफ चाइना जो है, नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट ऑफ चाइना, वहाँ पे है जियाकुआन सैटेलाइट लॉन्च सेंटर, यहाँ से लॉन्च किया है। तो एक बेसिकली सोलर मिशन है जो कि 4 सालों तक ये लास्ट करेगा, 4 सालों तक चलेगा। इसमें क्या है, साइंटिस्ट क्या करेंगे, कैप्चर करेंगे ऐसे इमेजेस सन के, मतलब सूर्य के ऐसे इमेजेस को जो आज तक नहीं कैप्चर किए गए हैं। और ये 2025 में ये जो है ये होने वाला है, ये जो सोलर मैक्सिमम जो है ये 2025 में होने वाला है, जिसको ये मतलब उसके इमेजेस लेने के लिए इसे लॉन्च किया गया है। तो सोलर मैक्सिमम क्या होता है, व्हेन सन हैज़ द हाईएस्ट नंबर ऑफ सन स्पॉट्स, जब सूर्य के सबसे ज़्यादा सन स्पॉट्स होंगे उसी समय इसको कहते हैं सोलर मैक्सिमम। और उसी के इमेजेस लेने के लिए कुआफू मिशन को लॉन्च किया गया है, जो कि होगा 2025 में। तो इसमें क्या है, इट विल स्टडी द सन फ्रॉम एन ऑर्बिट 720 किलोमीटर अबव फ्रॉम द सरफेस ऑफ द अर्थ। मतलब ये जो पृथ्वी का जो सरफेस है उससे 720 किलोमीटर ऊपर जाकर ये ऑर्बिट में ये रहेगा, ये मतलब इस मिशन को वहीं लॉन्च किया जाएगा और उसी ऑर्बिट से ये सूर्य की तस्वीरें लेगा। 39वां, रिसेंटली विच सिटी हैज़ वन द वर्ल्ड ग्रीन सिटी अवार्ड 2022। कौन से शहर को मिला है ये अवार्ड, पेरिस, न्यूयॉर्क, मॉन्ट्रियल या हैदराबाद। तो
तो ये जो अवार्ड है वर्ल्ड ग्रीन सिटी का, ये मिला है हैदराबाद को 2022 का। और हैदराबाद ने बहुत अच्छे अच्छे शहरों को पीछे छोड़ा, जैसे पेरिस, बोगोटा, मेक्सिको सिटी, मॉन्ट्रियल, फोर्टालीजा, ये सब मतलब बड़े बड़े शहरों को पीछे छोड़कर ये अवार्ड जीत गया है हैदराबाद। और ये जीता किस में है? लिविंग ग्रीन फॉर इकोनॉमिक रिकवरी एंड इंक्लूसिव ग्रोथ, इस मामले में ये जीत गया है। तो नॉमिनेशन में क्या डाला था? तो नॉमिनेशन में डाला गया था आउटर रिंग रोड जो है इसको सबमिट किया गया था हैदराबाद के नॉमिनेशन में। तो आउटर रिंग रोड क्या है? ये कहा जाता है ये हैदराबाद का जो आउटर रिंग रोड है इसको कहा जाता है ग्रीन नेकलेस टू द स्टेट ऑफ तेलंगाना, इसको कहा जाता है बेसिकली। तो इसका जो ऑफिशियल नाम है वो है जवाहरलाल नेहरू आउटर रिंग रोड, जो कि क्या है 158 किलोमीटर लंबा है, 8 लेन का रिंग रोड है ये, जो कि हैदराबाद को इंसर्किल करता है चारों तरफ से। और इसमें क्या है, स्पीड जो होता है वो लगभग 100 किलोमीटर पर आवर का स्पीड होता है। 40वां, रिसेंटली इंडियन आर्मी हैज साइंड एन एग्रीमेंट विद हाउ मैनी बैंक्स फॉर अग्निवीर सैलरी अकाउंट। तो अग्निवीर में जो आएंगे उनके सैलरी अकाउंट के लिए कितने बैंकों के साथ बेसिकली समझौता किया गया है इंडियन आर्मी के द्वारा? 10 बैंक, 11 बैंक, 14 बैंक या 15 बैंक? तो टोटल 11 बैंकों के साथ समझौता किया गया है इंडियन आर्मी के द्वारा। तो इसमें क्या है, कई सारे बैंक है, जैसे स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, पीएनबी, बैंक ऑफ बड़ौदा, आईडीबीआई बैंक, आईसीआईसीआई बैंक, एचडीएफसी बैंक, एक्सिस बैंक, यस बैंक, कोटक महिंद्रा बैंक, आईडीएफसी फर्स्ट बैंक और बंधन बैंक। ये टोटल 11 बैंकों के साथ समझौता किया गया सैलरी अकाउंट के लिए। तो इसमें क्या है, जनवरी 2025 से जो पहला बैच होगा अग्निवीर का वो ट्रेनिंग सेंटर्स को ज्वाइन करने वाले हैं। और 14 जून को क्या है, ये अग्निपथ स्कीम जो है इसको अनाउंस किया गया था। इसमें बेसिकली मतलब भर्ती किया जाएगा 17 साल से 21 साल के बच्चों को 4 साल के लिए। 41वां, विच स्टेट हैज़ ऑन द टॉप इन द रिसेंटली रिलीज्ड पब्लिक अफेयर्स इंडेक्स 2022। तो ये जो पब्लिक अफेयर्स इंडेक्स 2022 लॉन्च हुआ, इसमें कौन सा राज्य टॉप पर रहा? हरियाणा, राजस्थान, उत्तर प्रदेश या महाराष्ट्र? तो इसमें जो टॉप पर रहा वो रहा हरियाणा, बड़े राज्यों की मतलब श्रेणी में। तो ये जो पब्लिक अफेयर्स इंडेक्स का 7वां एडिशन था और इसको लॉन्च किया गया बेंगलुरु बेस्ड जो है पब्लिक अफेयर्स सेंटर, उसके द्वारा इसे लॉन्च किया गया। तो हरियाणा का जो स्कोर था वो था 0.6948 और हरियाणा टॉप कर गया। और जो उसके बाद जो राज्य था वो था तमिलनाडु, उसके बाद था केरला, छत्तीसगढ़, पंजाब और जो छठे नंबर पे रहा वो था कर्नाटका। तो अगर स्मॉलर स्टेट्स के बारे में बात करें तो वो सिक्किम इसको टॉप किया है, मतलब बड़े स्टेट में हरियाणा टॉप किया, छोटे स्टेट में सिक्किम टॉप किया। रिसेंटली द 12th एडिशन ऑफ द डिफेंस एक्सपो हेल्ड इन विच सिटी। डिफेंस एक्सपो का जो 12वां संस्करण था वो कौन से शहर में आयोजित किया गया? दिल्ली, बड़ोदरा, गांधीनगर या सूरत? तो ये जो डिफेंस एक्सपो का जो 12वां एडिशन था वो गांधीनगर, जो कि गुजरात की राजधानी है, वहाँ इसे लॉन्च किया गया। और ये 18 अक्टूबर से 22 अक्टूबर के बीच में हुआ। और इसका जो थीम था इस बार का वो था पाथ टू प्राइड। तो ये बेसिकली इसलिए किया जाता है क्योंकि नेशनलिस्टिक जो प्राइड है और उसको बेसिकली लोगों में लाना और सिटीजन्स को इनकरेज करना है आगे, ताकि वो नेशन के बिल्डिंग में और आगे जाकर हेल्प करें। और एक ऐसा डिफेंस इंडस्ट्री तैयार करना जो कि इंडिजीनियसली रूप से मतलब हमारे लोकल रूप से वो निर्मित हो, ऐसा एक डिफेंस इंडस्ट्री को तैयार करना है। और ये जो एग्जीबिशन हुआ है ये बेसिकली मतलब जो विज़न है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का, उसी को शोकेस करने के लिए जो एग्जीबिशन किया गया। और इसमें क्या है, इंडिया का जो एक्सपोर्ट करना है $5 बिलियन का एक्सपोर्ट करना है डिफेंस में 2025 तक, ऐसा टारगेट रखा गया है। 43वां, रिसेंटली फ्रॉम विच कंट्री मोर देन 500 डॉक्टर्स हैव बीन माइग्रेटेड ड्यू टू वर्सनिंग इकोनॉमिक कंडीशन। मतलब ऐसा कौन सा देश है जहाँ पे आर्थिक स्थिति इतना ख़राब हो गया है कि वहाँ से डॉक्टर्स माइग्रेट कर रहे हैं अदर कंट्रीज़ में? पाकिस्तान, नॉर्थ कोरिया, श्रीलंका और बांग्लादेश। तो जो वो देश है वो है श्रीलंका, वहाँ पे आर्थिक स्थिति काफ़ी ख़राब है और डॉक्टर्स पलायन कर रहे हैं दूसरे देशों में। तो 500 कर चुके हैं, आगे 800 और करने वाले हैं, ऐसा वहाँ के जो आंकड़े हैं वो बताते हैं। 44वां, रिसेंटली हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द न्यू चीफ जस्टिस ऑफ कर्नाटका। कर्नाटका के जो कर्नाटका उच्च न्यायालय है उसके जो नए मुख्य न्यायाधीश हैं वो मतलब नए कौन बने हैं? प्रसन्ना बी वराले, पंकज मित्तल, अली मोहम्मद मागरे या सतीश चंद्र शर्मा? तो यहाँ पे आप देख सकते हैं इनका तस्वीर है, ये हैं
प्रसन्ना बी वराले जो कि बन गए हैं कर्नाटका हाई कोर्ट के नए चीफ जस्टिस। इसके पहले ये बॉम्बे हाई कोर्ट में जज के मतलब पद की भूमिका पे थे ये। और जो गवर्नर है कर्नाटका के वो हैं थावर चंद गहलोत जी। अगर कुछ और चीफ जस्टिस की बात करें जो कि अभी हाल ही में अपॉइंट किए गए, तो राजस्थान के जो चीफ जस्टिस हैं पंकज मित्तल, ये भी हाल ही में बने हैं, 15 अक्टूबर को नए चीफ जस्टिस बने हैं राजस्थान मतलब हाई कोर्ट के। और J&K और लद्दाख के जो चीफ जस्टिस हैं वो भी अभी नए बने हैं, अली मोहम्मद मागरे, ये 14 अक्टूबर को बने थे। फिर दिल्ली, अगर दिल्ली का बात करें वहाँ भी नए चीफ जस्टिस बने हैं सतीश चंद्र शर्मा, ये भी इसी साल बने हैं जून में। 45वां क्वेश्चन, रिसेंटली उल्फ क्रिस्टर्सन हैज़ बीन इलेक्टेड एज द न्यू प्राइम मिनिस्टर ऑफ विच कंट्री। तो ये हैं उल्फ क्रिस्टर्सन, तो ये किस नए देश के मतलब किस देश के नए प्रधानमंत्री बने हैं? नॉर्वे, स्वीडन, फिनलैंड या डेनमार्क। तो ये बने हैं स्वीडन देश के नए प्रधानमंत्री। स्वीडिश पार्लियामेंट ने ही इनको चुना है और ये कंजर्वेटिव मॉडरेट पार्टी से बिलोंग करते हैं। और जो मतलब प्राइम मिनिस्टर अब नहीं रहे, इसके पहले थे, वो थे मागडेलेना एंडरसन। 46वां, रिसेंटली ऑथर शेहान करुणा तिलके वन बुकर प्राइज फॉर 2022। तो ये किस देश से है आपको ये बताना है, इंडिया, नेपाल, श्रीलंका या मालदीव्स। तो ये हैं श्रीलंका से बिलोंग करते हैं ये शेहान करुणा तिलका, इनको मिला है बुकर प्राइज़ 2022 का। तो जो इनका बुक था वो था 7 मून्स ऑफ माली अल्मीडा, जो कि इनके द्वारा लिखा गया, इसी बुक को मिला है बुकर प्राइज़। जो और भी मतलब 5 जो शॉर्ट लिस्ट मतलब अलग अलग जो शॉर्ट लिस्ट किए गए थे वो ये थे। ग्लोरी जो है वो नो वायलेट बुलावायो जिम्बाब्वे के है ये। तो इस तरीके से आप 5 नॉमिनेशन यहाँ पे देख सकते हैं। तो ये जो बुकर प्राइज़ मिलता है इसमें बेसिकली 50,000 यूरो जो कि लगभग $56,000 होता है, ये मिलता है विनर को। और 2500 यूरो जो है लगभग $2800 ये मिलता है जो भी मतलब शॉर्ट लिस्ट किए जाते हैं नॉमिनेशन में, उनको सबको ये मिलता है, विनर को ज़्यादा और बाकी शॉर्ट लिस्टेड को इतना ये अमाउंट मिलता है 2500 यूरो। 47वां, रिसेंटली विच स्टेट गवर्नमेंट हैज़ अनाउंस्ड टू क्रिएट फर्स्ट 3 ऑल फीमेल प्रोविंशियल आर्म्ड कॉन्स्टेबलरी बटालियंस इन द स्टेट। तो ये पैक का फुल फॉर्म होता है प्रोविंशियल आर्म्ड कॉन्स्टेबलरी। तो हाल ही में किस राज्य ने पहली 3 अखिल महिला प्रोविंशियल आर्म्ड कॉन्स्टेबलरी बटालियंस बनाने की घोषणा की है? कौन से राज्य ने? कर्नाटका, महाराष्ट्र, वेस्ट बंगाल या उत्तर प्रदेश। तो जो करेक्ट ऑप्शन है वो हो जाएगा ऑप्शन डी, उत्तर प्रदेश सरकार ने ये घोषणा की है। तो इसके पीछे ऑब्जेक्टिव ये है कि महिलाओं के हाथ में स्टेट के सिक्योरिटी को देना है। और साथ ही साथ और भी कई इसके हैं, जैसे कि राज्य में जो भी पहले बहुत सारी वीरांगनाएं रही हैं उनके नाम पे रखा जा रहा है, जैसे कि रानी अवंतीबाई लोधी, उदय देवी और झालकरी बाई, इन लोगों के नाम पे ये रखा जा रहा है, बटालियन का नाम रखा जा रहा है। और ये कहाँ कहाँ बनाया जा रहा है? गोरखपुर, लखनऊ और बदायूं, 3 बनाया जा रहा है। यहाँ पे देख रहे हैं 3 प्रोविंशियल सशस्त्र सीमा बल पैक इसको फॉर्म किया जा रहा है। तो ये 3 शहरों में, गोरखपुर, लखनऊ और बदायूं में। 48वां, रिसेंटली विच कंट्रीज टेलीकॉम कंपनी ऑप्टस वाज अटैक्ड बाई अ साइबर अटैक। मतलब कौन से देश की टेलीकॉम कंपनी है ऑप्टस जिसके ऊपर एक साइबर अटैक हुआ है? ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, यूएसए या चाइना। तो ये ऑस्ट्रेलिया देश की कंपनी है ऑप्टस, जिसके ऊपर साइबर अटैक अभी हुआ है हाल ही में। और इसमें बहुत सारे डेटा को बेसिकली ले लिया गया है और इनफैक्ट एक्सपायर्ड आईडीज़ का भी डेटा ले लिया गया है। और टोटल लगभग 9 लाख कस्टमर्स का डेटा के साथ मतलब डेटा ब्रीच किया गया है। तो ये जो कंपनी का जो पेरेंट ऑर्गेनाइजेशन है सिंगापुर टेलीकम्युनिकेशंस लिमिटेड, सिंगटेल, तो उन्होंने कहा है कि ये जो मैसिव ब्रीच हुआ है इसका हम लोग जांच कर रहे हैं। और ये जो ऑप्टस है टेलीकॉम कंपनी, ये ऑस्ट्रेलिया का दूसरा सबसे बड़ा टेलीकॉम कंपनी है। 39वां, रिसेंटली इंडियन रेलवे हैज़ सेट अ टारगेट टू बिकम अ नेट जीरो कार्बन एमिटर। तो इंडियन रेलवे ने एक टारगेट सेट किया अपने लिए कि हम लोग इतने वर्ष तक नेट जीरो कार्बन एमिटर हो जाएंगे इस साल तक। तो वो साल कौन सा है? 2025, 2028, 2029 या 2030। तो ये जो टारगेट है इंडियन रेलवे का वो है 2030 तक इंडियन रेलवे बन जाएगी नेट जीरो कार्बन एमिटर। तो इसमें क्या है, इलेक्ट्रिफिकेशन किया जा रहा है ताकि अगर कोयला जलेगा तो ऑब्वियसली कार्बन एमिट तो होगा, तो ये पूरा इलेक्ट्रिफिकेशन बेस्ड किया जा रहा है। फिर इसमें क्या है,
कि जो फुटप्रिंट है, कार्बन फुटप्रिंट, इसको कम करने की पूरी कोशिश की जा रही है इंडियन रेलवे की तरफ से। और साथ ही साथ इंडियन रेलवे अब शिफ्ट करने जा रही है कि रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेस है उस पर शिफ्ट करेगी। और 2029-30 तक ये टारगेट है कि मतलब यहाँ पे इंस्टॉल किया जाएगा 30 गीगावाट, मतलब तभी तो हो जाएगा ना, इलेक्ट्रिफिकेशन होगा अगर इतना ज़्यादा, मतलब यहाँ पे अगर इंस्टॉल करेंगे तो 30 गीगावाट इंस्टॉल करने का टारगेट है। तो इंडियन रेलवे ने क्या किया है कि इसके जितने भी ब्रॉड गॉज नेटवर्क है उसमें से 52,508 किलोमीटर को ये ऑलरेडी इलेक्ट्रीफाई कर चुके हैं। बाकी जो बचा है तो लगभग 80% जो है ये इलेक्ट्रिफिकेशन हो चुका है, 20% अभी भी बचा हुआ है। 50वां क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, हु हैज़ रिसेंटली लॉन्च द बुक Modi@20 ड्रीम्स मीट डिलीवरी। तो एक बुक का नाम है Modi@20, जहाँ पे मतलब सपने जो है वो साकार होते हैं। तो ये किन्होंने लॉन्च किया है? एस जयशंकर, अमित शाह, राजनाथ सिंह या द्रौपदी मुर्मू। तो जो हमारे एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर हैं एस जयशंकर, उन्होंने ही इस बुक को लॉन्च किया है। तो इनफैक्ट इस बुक में काफ़ी सारे चैप्टर्स हैं, तो उसमें से एक चैप्टर को डॉक्टर जयशंकर ने भी लिखा है, इस बुक का एक चैप्टर। और इसमें टोटल 20 चैप्टर हैं जो कि 22 अलग अलग लोगों के द्वारा लिखा गया है। इसमें होम मिनिस्टर जो अमित शाह हैं उन्होंने भी कुछ लिखा है, नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र जो अजित डोभाल है उन्होंने भी लिखा है, सुधा मूर्ति जी ने भी लिखा है। इस तरीके से और भी कई सारे लोग हैं, टोटल आप देख सकते हैं 22 डोमेन डिग्निटरीज है जो इन्होंने इस बुक को लिखा है। तो पीएम नरेंद्र मोदी जी के ऊपर है, ये उनके गवर्नमेंट के ऊपर है। तो ये लगभग 20 सालों से जो पीएम नरेंद्र मोदी हैं वो अलग अलग सरकारों को लीड कर रहे हैं। पहले 13 साल मुख्यमंत्री थे गुजरात के, और फिर अब सेंटर में प्राइम मिनिस्टर हैं, मतलब केंद्र में प्रधानमंत्री हैं ये। तो उनके अचीवमेंट के बारे में भी इसमें जिक्र है। फिर जो फंडामेंटल ट्रांसफॉर्मेशन हुआ है गुजरात राज्य का उसके बारे में है। फिर बेसिकली और भी है, जैसे कि डेवलपमेंट ऑफ इंडिया एट द सेंट्रल लेवल, जो सेंट्रल लेवल पर ये आए प्रधानमंत्री बने और उसमें डेवलपमेंट किस तरीके से कर रहे हैं, इसके ऊपर ये बुक फोकस करती है। तो यही थे हमारे 50 क्वेश्चन। आशा है आप लोगों को पसंद आया होगा। तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। और आप लोगों का एक सब्सक्राइब काफ़ी मोटिवेशन का काम करता है। तो थैंक यू सो मच।